तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी एसेस में। और मेरा नाम है सुधीर, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर। और आज आपके लिए बेटा समर सीरीज की एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जो कि होने वाली है हमारी क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेस के ऊपर। तो जी हाँ बेटा, लाइफ प्रोसेस जो कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? सबसे पहली चीज, बायोलॉजी के अंदर सबसे बड़ा चैप्टर है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने के जो चांसेस रहेंगे वो इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। तो चलिए बेटा, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं क्वेश्चनों की। तो देखिए, जैसे कि बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दे रखा है, Which of the following adaptation in herbivores help in digestion of cellulose? अब यहां पर देखो बेटा, herbivores की बात करी जा रही है। अब herbivores के बारे में हम क्या जानते हैं कि herbivores वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। अब प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब सेल्यूलोज को हमें पता है कि डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगता है? मोर टाइम, यानी टाइम ज्यादा चाहिए। सेल्यूलोज इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता इसका मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट होने में समय ज्यादा लगता है। अब यहीं जरा दूसरी साइड ऑप्शंस की तरफ आइए बेटा। अब ऑप्शंस में देखो, आपको कुछ दिख रहा है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के फेवर में बात करी जा रही है बेटा। तो अब जरा देखो, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में से अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्लीट डाइजेशन की साइड कौन सी है, तो आपके मन में बेटा तुरंत आंसर आ क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका मतलब कि सेल्यूलोज को कंप्लीटली तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो यहां से देखो ऑप्शंस में से जो लार्ज इंटेस्टाइन का ऑप्शन है उनको तो हटाइए, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब ऑप्शन आपके पास दो बचते हैं बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी स्मॉलर और लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब जरा देखो, सेल्यूलोज को बेटा टाइम ज्यादा लग रहा है डाइजेस्ट होने में। इसका मतलब कि जितनी ज्यादा देर तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगी उतना कंप्लीटली ये क्या होगी? डाइजेस्ट होगी। और जितनी ज्यादा देर तक कब रह पाएगी? जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बस बेटा यहीं से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जितनी ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी लंबी होगी उतना कंप्लीटली डाइजेशन होगा सेल्यूलोज का, क्योंकि उतने ही ज्यादा समय तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहेगी। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है इसमें से। तो देखो जरा, फर्स्ट, हेट्रोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब देखो बेटा, हमने दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े हैं, कौन कौन से? एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है बेटा हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसके अंदर बात करी जा रही है बेटा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली बेटा वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद से नहीं बनाते, यानी उनको सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली वे में हम ये कह सकते हैं बेटा कि हेट्रोट्रॉफ जो है ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। अब इसमें से आपसे पूछा बेटा करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो, हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, पहला ही ऑप्शन क्या है बेटा हमारा? करेक्ट है। ठीक है, तो अभी और देखते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बेटा हेट्रोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बेटा देखो, हेट्रोट्रॉफ सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं क्या फोटोसिंथेसिस के लिए? तो ऑप्शन यहीं से गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ना कि हेट्रोट्रॉफ। तो ये स्टेटमेंट गलत। थर्ड वाला देखो बेटा, हेट्रोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब हेट्रोट्रॉफ कभी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। नेक्स्ट देखो बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब देखो बेटा, यहां पर कार्बोहाइड्रेट को बनाने की बात करी जा रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट। अब हमें पता है बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान होगा, इसका मतलब उसको कौन परफॉर्म करेगा बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ना कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा बेटा? पहला वाला। तो ए ऑप्शन यहां पर क्या हो गया? करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्सॉर्ब इट इज। अब ऐसा बेटा कह सकते हो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बेसिकली बेटा फूड को एब्सॉर्ब, मतलब कह सकते हो कि उसको डाइजेस्ट कहां करेगा, ब्रेक डाउन कहां करेगा? आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म बेटा? अभी तक तो हमने ज्यादातर यही पढ़े थे कि हम पहले फूड को इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद उसका ब्रेकडाउन बॉडी के अंदर होता है। लेकिन बेटा यहां पर देखो जरा, जो फंगी होता है हमारा, ये पहले क्या करता है? फूड को बाहर ब्रेक डाउन करता है, तब जाकर उसको क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो बेसिकली यहां पर जो फंगी है हमारा, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको पढ़ना कि स्टोमेटा कब क्लोज होता है। इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस।
क्या बेटा, जब फोटोसिंथेसिस के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्या उस टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होता है क्या? नहीं। जब जाहिर सी बात है बेटा कि जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अंदर लेगा, तो जाहिर सी बात है बेटा स्टोमेटा के थ्रू लेगा, तो उस टाइम पर कभी भी स्टोमेटा क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट देखो बेटा, इट डज नॉट नीड्स एनी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जरा देखो बेटा, जब उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनटेक या फिर आउट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा वहां पर क्या होगा? वो क्लोज होगा। यानी ये स्टेटमेंट को क्या कह सकता हूं? करेक्ट कह सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल के अंदर से यानी गार्ड सेल के द्वारा जब वाटर बाहर निकलता है, क्या उस टाइम पर स्टोमेटा क्लोज होता है? तो बिल्कुल होता है बेटा। क्यों होता है? जरा उसका रीजन सुनना। क्योंकि जो वाटर प्लांट के अंदर बेटा स्टोर होता है, उसको बाहर जाने से रोकने के लिए स्टोमेटा अपने आप को क्या कर लेते हैं? क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा अपने पोर्स को क्लोज कर लेंगे उस वाटर को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वही वाटर बेटा आगे फोटोसिंथेसिस के काम आने वाला है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल। अब वाटर गार्ड सेल के अंदर आता है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब गार्ड सेल के अंदर एक ही कंडीशन में आएगा, कौन सा? ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल के दौरान। ठीक है, और ट्रांसपिरेशनल पुल के दौरान कब होगा बेटा? जब ट्रांसपिरेशन होता है। और ट्रांसपिरेशन जब होगा जब वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, इसका मतलब उस टाइम पर भी स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अब इसमें से पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट रीजन इज द प्रोसेस इज आर। अब करेक्ट वाले पूछे हैं बेटा, तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएंगे हमारे? करेक्ट। तो ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन दिस गिवन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द सेल वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं बेटा। अब 4 पार्ट में से आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए मेन जो होता है प्लांट के अंदर ग्रीन पिगमेंट, और ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो और वो रीजन फाइंड कर लो बेटा जहां पर क्लोरोप्लास्ट की कह सकते हो क्वांटिटी ज्यादा हो। तो जरा देखो बेटा, ये फर्स्ट और फोर्थ की बात करें तो ये हमारी टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट लेयर होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अब बात आती है बेटा इस सेकंड वाले पार्ट की और थर्ड वाले पार्ट की। अब सेकंड वाले पार्ट और थर्ड वाले पार्ट को देखो जरा, इसके अंदर हमारे बेटा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो बेटा जाहिर सी बात है क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है जिस जगह ज्यादा क्लोरोफिल उस जगह ज्यादा फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा रीजन हो गया बेटा? वो एक तो सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द 2 कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अब फ्लोएम के बेटा आपको 2 ऐसे कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से इस डायग्राम को, ये आपको फ्लोएम ट्यूब का डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब फ्लोएम ट्यूब में यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक तो कंपेनियन सेल दिख रहे हैं, दूसरा बेटा सीव ट्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 ऐसे मेन कंपोनेंट है जो फ्लोएम की हेल्प करते हैं, या कह सकते हो फ्लोएम के अंदर मेन ऐसे कंपोनेंट है जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, a student was asked to write a step wise procedure to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, एक स्टूडेंट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसमें बोला गया वो ये चेक करना चाह रहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नेसेसरी है। He wrote the following steps, the wrongly worded step is। अब उसने कुछ स्टेप्स लिखे, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत वाला है। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर एटलीस्ट 3 days। ठीक है, यहां पर 2 पॉट लिए उन्होंने बेटा। अब 2 पॉट को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दिया, और कंटेनर बिल्कुल कैसा था? एयरली टाइट था, यानी उसके अंदर कोई भी एयर नहीं जाएगी। ठीक है, अब दोनों को बेटा 3 दिन के लिए क्या कर दिया? डार्क रूम में बंद कर दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल बेटा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बॉटम ऑफ बेल जार इज सील्ड टू मेक देम एयर टाइट। और दोनों को बेटा कैसे बंद किया था? बिल्कुल एयर टाइट, यानी वहां पर एयर अंदर या बाहर नहीं जा सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखो बेटा, बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। अब इधर देखना बेटा, इसको देखना, यहां पर क्या लिखा है कि दोनों पॉट को सनलाइट की प्रेजेंस में ले जाया गया, लेकिन कब? स्टार्च टेस्ट के
बाद। अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, क्योंकि जब आप 3 दिन बाद डार्क रूम से दोनों को बाहर ले जाओगे पॉटेड को, तो स्टार्च टेस्ट से पहले ले जाओगे सनलाइट की प्रेजेंस में, ना कि बाद में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, गलत। अब यही पूछा था, तो करेक्ट वाला कौन सा हो गया, थर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन बिलो। अब आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसको जरा ध्यान से देखो, और बोला है नेम द केमिकल इंडिकेट एज एक्स। अब ये एक्स जो है किस केमिकल को इंडिकेट कर रहा है, दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के दौरान जो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसमें से यहां पर कौन सा केमिकल या कौन सा सब्सटेंस होगा बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। अब एसिडिक नेचर होगा बेटा, तो जाहिर सी बात है उसको बेस क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, या कह सकते हो बेस उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा NaOH ये भी बेस है, KOH ये भी बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, ठीक है। अब यहां पर ये सॉल्ट है बेटा। अब जरा देखो, जब ये 3 बेस हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, अब इनमें से जो स्ट्रॉन्ग बेस हो उसको आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो हमें पता है बेटा इन तीनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हमारा कौन सा होता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है बेटा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, KOH। इसका मतलब यहां पर जो सब्सटेंस होगा या केमिकल होगा तो कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मैच द लेबलिंग रिफर्ड इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट विद द फंक्शन इन कॉलम 2। अब यहां पर आपको बेटा एक कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है और एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब डायग्राम के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे रखे हैं, इनको आपको बताना है कि किसका फंक्शन क्या है और करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो जरा देखो बेटा, अब यहाँ पर फर्स्ट वाला पार्ट, अब यहाँ पर फर्स्ट किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये कौन सा पोर्शन हो गया हमारा, माउथ हो गया, जाहिर सी बात है इसको हम बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो जरा देखो फर्स्ट वाला किसको इंडिकेट करेगा, करेक्टली मैच। अब देखो हमें पता है कि अगर मैं अपने डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन हमारा कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। इसका मतलब ये इनिशियल फेज है, तो फर्स्ट के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन, इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। और हमें पता भी है बेटा कि माउथ के अंदर हमारा जो स्टार्च होता है वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखो तो फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, बी। अब यहां पर देखो अभी पूरे नहीं करे लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ आंसर के करीब पहुंचेंगे। अब फर्स्ट का बी आंसर है बेटा, इसमें देखो फर्स्ट का ए है, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट का डी है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो 2 ऑप्शन बचे, फर्स्ट का भी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो हमें 2 ऑप्शन तो हमने यहां से हटा दिए। अब आगे देखो बेटा, अब बात कर रहा है, अब जैसे कि सेकंड वाले की बात करते हैं बेटा। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाला हमारा क्या है, यहाँ पर स्टमक। अच्छा एक देखो बेटा, ये डायग्राम में कुछ गलत है, ये जो सेकंड पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है बेटा इस लीवर को, ठीक है, लीवर को। अब जरा देखो बेटा लीवर का काम क्या है, लीवर बेसिकली बाइल जूस को क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो जरा पढ़ेंगे बेटा इसके लिए। अब जरा देखो सेकंड के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द डिपेंड, ये नहीं हो सकता, कंप्लीट डाइजेशन साइट स्टमक होती है, नहीं। तो देखो बेटा सेकंड के लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी वाला, ठीक है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन। अब हमें पता है बेटा कि यहां से जो बाइल जूस निकलेगा वो क्या करेगा बेटा, लिपेज को कह सकते हो एक लिपेज एंजाइम को क्या करेगा, एफिशिएंट बनाएगा डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। तो बेसिकली सेकंड का क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन सी। थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। तो दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो थर्ड का क्या हो जाएगा बेटा, डी। अब एक ऑप्शन बचा, फोर्थ का ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, यही ऑप्शन बच रहा है, बस ये गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, बी वाला। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, पेशेंट एक्स वाज सफरिंग फ्रॉम अ पैनक्रियाटिक कंडीशन ड्यू टू व्हिच द पैनक्रियास वाज नॉट फंक्शनिंग adequately. Which of the following is a doctor likely to suggest to such an individual? अब देखो बेटा, अब यहाँ पर एक पेशेंट है जिसका नाम दे रखा है एक्स, ठीक है, एक्स पेशेंट है जो कि किस कंडीशन से सफर कर रहा है बेटा, पैनक्रियाटिक कंडीशन से, ठीक है। इसका मतलब उसके पैनक्रियाज में क्या है, दिक्कत है, ठीक है। अब पैनक्रियाज में दिक्कत है तो जाहिर सी बात है बेटा पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना। तो अब उसको डॉक्टर ने क्या सजेस्ट करा वो आपसे बोला, ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, अगर मैं पैनक्रियाटिक जूस की बात करूं तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो होता है आपका लिपेज, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए, यानी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो यहां पर अब एक बात बताओ बेटा, अब पैनक्रियाटिक कंडीशन में किस पे फर्क पड़ेगा, लिपेज पर, और लिपेज जब कमजोर होगा तो फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डॉक्टर बेटा क्या रिकमेंड करेगा कि फैट यानी फैट भरी चीजें यानी ऑयली जो चीजें होंगी उनको क्या कर दो, खाना कम कर दो। तो देखो जरा स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, इंक्लूडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट।
क्या बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को खाने के लिए रिकमेंड करेगा? नहीं, कोई मतलब नहीं। ईटिंग अ डाइट विद लो फैट कंटेंट, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? सेकंड वाला। तो डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा वो ये बोलेगा कि अगर आपको पैनक्रियाटिक कंडीशन है तो आप ऐसा खाना खाइए जिसमें फैट की क्वांटिटी क्या हो? कम हो, यानी ऑयली खाना कम खाओ। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस की बात करी जा रही है बेटा, जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक म्यूकस की लेयर होती है और एक होता है बेटा पेप्सिन, इसको हम एक नाम से और जानते हैं पेप्सिनोजन के। ठीक है, अब बोला है विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जरा देखो बेटा, अब बोला है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो तो वहां पर किस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा? अब मेन फंक्शन समझना बेटा। अब HCl बेसिकली बेटा एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है और उसी एसिडिक नेचर के अंडर पेप्सिनोजन क्या होता है? एक्टिव। और पेप्सिनोजन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली बेटा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो एसिडिक नेचर नहीं होगा, एसिडिक नेचर नहीं होगा तो पेप्सिनोजन एक्टिव नहीं होगा, और पेप्सिनोजन एक्टिव नहीं हो रहा है इसका मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एब्सेंट में प्रोटीन का डाइजेशन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब आपको यहां पर देखो बेटा, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ये डायग्राम नहीं दिया जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से लिया है। अब यहां पर करेक्ट सीक्वेंस देखना बेटा। देखो, अब सबसे पहले यहां पर क्या है बेटा? माउथ। क्या प्रेजेंट है? माउथ। ठीक है, सारे ऑप्शन माउथ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड बेटा, जो खाना होता है हमारा माउथ से कहां जाता है? इस फूड पाइप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस पाइप। क्या बोलेंगे? ईसोफेगस पाइप। तो देखो बेटा, माउथ के बाद ईसोफेगस किस किस में है? इसमें है और इसमें है, यानी फर्स्ट और सी ऑप्शन ये यहीं से गलत हो गया, इसको हटा दो। दो ही ऑप्शन बचे बेटा, कौन सा? एक तो बी वाला और एक डी वाला। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ईसोफेगस से वो जो फूड जाएगा वो कहां पर जाएगा बेटा? स्टमक के अंदर। कहां जाएगा वो? स्टमक के अंदर। स्टमक इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, स्टमक के बाद बेटा वो कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सबसे लास्ट में कहां जाएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, याद रखो, सबसे लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन, उससे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो जरा बेटा, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा हो गया हमारा? ये भी गलत हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है बेटा, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा डी वाला। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन एरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। अब देखो यहां पर बेटा एन एरोबिक रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अब दो तरह की रिएक्शन होती है हमारी, कौन कौन सी? एक तो एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एक होती है बेटा एन एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की एक तो एब्सेंस में होती है और एक उसकी क्वांटिटी कम होती है तब होती है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर बात करी जा रही है बेटा ईस्ट के अंदर। अब हमें पता है कि ईस्ट के अंदर जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सबसे पहला प्रोसेस सभी के लिए सेम रहेगा बेटा कि ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट जो है बेसिकली 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वो तो बेटा ये रेस्पिरेशन ही रहा है क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होगा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, अब ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर सारे ऑप्शन इतने ही सारे ठीक है, लेकिन आगे देखो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे ईस्ट के अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बेटा क्या क्या क्रिएट होगा? इथेनॉल क्रिएट होता है। इथेनॉल क्रिएट के साथ साथ क्या बनेगी बेटा? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ के साथ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये देख लो बेटा कि ईस्ट है तो इथेनॉल बनेगा ही बनेगा, और इथेनॉल जिसमें नहीं है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो दो ऑप्शन तो आपके यहां से कट हो गए। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचते हैं बेटा। अब दोनों ऑप्शन में देखो इथेनॉल भी बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब फर्क किसमें है बेटा? यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहां पर समझो बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन तभी होगा जब इसके पास ऑक्सीजन होगी, यानी हम ये कह सकते हैं बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तभी ये एफिशिएंट वे में क्या करेगा? वर्क करेगा। ठीक है, इसका मतलब अब यहां पर ईस्ट के पास तो है नहीं ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जल्दी से क्या कर लेगा बेटा? तो उस रेस्पिरेशन को स्विच कर देगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसा नहीं है बेटा कि ईस्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है जिसको एनर्जी चाहिए और उसको एनर्जी के साथ साथ बेटा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है। लेकिन इस केस में एनएरोबिक रिएक्शन के केस में ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो तुरंत वो रिएक्शन जो रेस्पिरेशन की हो रही थी, एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस हो रहा था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ये गलत, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी।
तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी बनाने का पूरा प्रोसेस होगा। तो यहां पर बन जाएगा बेटा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ के साथ हमारी क्या बनेगी बेटा, एनर्जी, जो कि फॉर्म में बनती है एटीपी की फॉर्म में। क्लियर है बेटा? तो एटीपी की फॉर्म में हमारी एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन द पर्सन एक्सेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें देखो बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर दे रखा है, ठीक है। लाइम वाटर फॉर्मूला क्या होता है, इनको याद रखिए बेटा, केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा लाइम वाटर ले लिया और एक पाइप के जरिए बेटा ये क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, यानी उसमें एक तरीके से फूंक मार रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो जरा, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पर एयर क्या कर रहा है बेटा, एक्सेल कर रहा है, ठीक है। तो इनहेल्ड वाले में तो कंडीशन हटाई, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, फर्मेंटेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब वो मुंह से बेटा फूंक मारेगा तो हमें पता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। तो जब ये बेटा बाहर की ओर एक्सेल करेगा तो क्या निकलेगी बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। अब देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सेल्ड एयर। अब देखो बेटा, ये एयर को क्या कर रहा है, एक्सेल ही तो कर रहा है। अब एयर को एक्सेल करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बाहर निकलेगी। इसका मतलब कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी वाला। ये भी क्या हो गया, गलत। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्यूरिंग सेल्यूलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एटीपी इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। Which of the following event is associated with production of maximum ATP molecule per molecule of glucose during the process? ठीक है। अब इसमें बोल रहा है बेटा कि आपको देखो कि अगर सेल्यूलर ऑक्सीडेशन की बात करें या सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो वहां पर बेटा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज बेसिकली ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होकर पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट के बाद हमारे कुछ डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब उसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी इवॉल्व होती है? तो हमें पता है बेटा कि अगर कह सकते हो कि अगर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, और क्योंकि ग्लूकोज को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करोगे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो अगर कंप्लीटली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली जो रेस्पिरेशन होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी को रिलीज करेगी। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपकी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन होता है, वो किसमें होता है जरा समझिए बेटा, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जरा समझिए, सिंथेसिस ऑफ इथेनॉल इन ईस्ट। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था बेटा कि ईस्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कौन सी होती है, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि एनर्जी बहुत ही कम निकली, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं बेटा। तो यहां पर जो एनर्जी होगी बिल्कुल ना के बराबर होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या पूछा कि मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंथेसिस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल सेल। अब देखो बेटा यहां पर लैक्टिक एसिड की बात करी जा रही है। अब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हमारी मसल सेल्स के अंदर होती है, वो भी कब होती है बेटा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ऑक्सीजन कम है तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज नहीं होगी, कंप्लीट तरीके से नहीं, ठीक है। तो यानी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के दौरान भी एनर्जी कंप्लीट तरीके से रिलीज नहीं होती। नेक्स्ट देखो बेटा, सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट। फिर से बेटा देखो, ईस्ट वाला तो स्टेट ऑप्शन ही हटा दो, ठीक है। ईस्ट में तो बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जरा देखो, सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल। अब देखो बेटा, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, हम लोग अपनी बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, उसके अंदर बेटा भर भर के ऑक्सीजन आ रही है। इसका मतलब कि हमारे सेल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन है तो वहां पर ग्लूकोज अच्छे से ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी को ज्यादा इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर मैक्सिमम एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी। देखो, अब जब कोई पर्सन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब कोई इंसान इनहेल करता है तो उस दौरान बेटा रिब्स पे और डायफ्राम पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इस डायग्राम की हेल्प से समझना बेटा। सबसे पहली चीज, इस डायग्राम को देखो।
अब इस डायग्राम के अंदर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है हमारा, ये हमारा डायफ्राम है। ये क्या है बेटा, हमारा डायफ्राम। अब देखो बेटा, अब कंडीशन कौन सी बोली है उसने कि जब हम ब्रीद इन करेंगे, ठीक है, तो ब्रीद इन के दौरान देखना, अब जैसे ही आप ब्रीद इन करोगे तो एयर अंदर जाएगी, और एयर अंदर जाएगी बेटा ऑक्सीजन को लेकर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आपके लंग्स के अंदर एयर भरेगी ना, अब कोई चीज अंदर जाएगी तो वो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो जैसे ही आप ब्रीद इन करोगे, एयर के अंदर जाने से लंग्स क्या करेंगे बेटा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से ये जो डायफ्राम है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्लैट सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डायफ्राम का मूवमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। दूसरी हमसे क्या बोली है बेटा, रिब्स वाली कंडीशन। अब जरा देखो कि अगर आप इनहेल करोगे तो जाहिर सी बात है बेटा कि लंग्स अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो ये जो हिप्स वाला एरिया है ये क्या होगा, अपवर्ड, बाहर की ओर क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों की हमने बेटा मूवमेंट देख ली कि रिब्स जो है लिफ्टेड होंगे, और जो हमारा डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, which of the following statements are correct in reference to role of A shown in the given figure। आपको एक फिगर दे रखा है, अब उसमें A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल इन ह्यूमन बीइंग, अब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको पढ़िए और देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। अब एक बात बताओ बेटा, ये डायफ्राम है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन भी कुछ दे रखी है क्या, ठीक है। अगर हम डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम क्या बेटा, इस लंग्स का जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करता है, नहीं करता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इट फ्लैटन एज वी इनहेल, अगर हम इनहेल करते हैं यानी सांस अंदर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा, क्योंकि जब आप सांस लोगे अंदर एयर आएगी, अंदर एयर आएगी तो बेटा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, इट गेट्स रेज्ड एज वी इनहेल, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, ये रेज्ड होता है, क्या ये ऊपर की तरफ जाता है, नहीं, ये कहां जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अगर ये फ्लैट हो रहा है तो कहां जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रेज नहीं हो रहा है बेटा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। अब देखो जरा बेटा, अब ये हेल्प करता है इस चेस्ट कैविटी को लार्ज, यानी यही बोला ना बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में क्या है, करेक्ट। तो करेक्ट आपसे पूछा है तो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, अब इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर वाटर है रूट्स के पास। अब रूट्स जो है वाटर को क्या कर रही है बेटा, एब्जॉर्ब कर रही है। कौन से प्रोसेस से करती है, ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो वाटर है उसको रूट्स जब एब्जॉर्ब करती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, किस प्रोसेस के दौरान करती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जैसे ही बेटा यहां तक पानी ऑस्मोसिस से पहुंच गया, इसके बाद जो ऊपर की ओर वाटर जाता है वो किससे जाता है बेटा, ट्रांसपिरेशनल पुल के दौरान, जिसको हम सक्शन पुल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशनल पुल के दौरान जाएगा बेटा, तो ट्रांसपिरेशनल पुल तभी होता है जब लीव्स जो है वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर को बाहर निकाल रही होती है, यानी ट्रांसपिरेशन के दौरान। तो जब लीव्स ट्रांसपिरेशन करेंगी तो बेटा एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होगा जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपिरेशनल पुल को, ठीक है। और ये लीव्स जो है वो क्या कर रही हैं, ट्रांसपिरेशन कर रही हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा हो जाएगा हमारा, ट्रांसपिरेशन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा, ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन with the function of a blood vessel marked A and B in the diagram of a human heart। अब एक आपको डायग्राम दे रखा है, उसमें A और B को मार्क किया गया है। अब आपसे पूछा है ब्लड वेसल A। अब जरा देखो बेटा, इस ब्लड वेसल A को देखना, ठीक है। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। अब देखो ब्लड किससे बेटा रिच है, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसका मतलब ये कौन सा ब्लड हो गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर नहीं पता है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा कि जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब बेटा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें बोला है बेटा कि जो ब्लड वेसल ए है वो क्या कैरी कर रही है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जरा देखो, अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर मैं वेसल ए को देखूं तो ये ए किससे कनेक्ट है, हार्ट के लेफ्ट वाले पार्ट से। देखो जरा, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये
राइट वाला। ऐसे खड़ा हूं ना मैं, तो देखो बेटा ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये राइट वाला, ठीक है। अब यहां पर एक ये याद रखना बेटा, LORD। एल से बेटा लेफ्ट, ओ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर से राइट और डी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा कि जो लेफ्ट साइड होगा हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है और जो राइट साइड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो वेसल ए है, ब्लड वेसल, वो किस तरफ जा रही है? हार्ट के राइट साइड। कहां जा रही है? हार्ट के राइट साइड। अब राइट साइड किससे डील करता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसके अंदर भी क्या है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है बेटा। ठीक है, सेकंड देखो, ब्लड वेसल बी इट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब ऑक्सीजन रिच है तो जाहिर सी बात है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, अब ब्लड वेसल बी देखना बेटा, बी किससे कनेक्ट है? लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड किससे डील करता है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, लेफ्ट एट्रियम। अब जरा देखो एट्रियम को समझना बेटा, अगर इसको भी मैं 4 चैम्बर में ऐसे तोड़ दूं, ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, 4 चैम्बर। ठीक है, अब ये ऊपर वाले जो होते हैं बेटा इनको बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब बोला है बेटा लेफ्ट एट्रियम, यानी इस वाले की बात करी जा रही है। ठीक है, रिलैक्स एज ही रिसीव्ड ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेसल। अब ये बेटा जब ब्लड को लेता है अंदर तो ये किस पोजीशन में होता है? रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा। रिलैक्स पोजीशन में क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड आता है बेटा वो लो प्रेशर के साथ आता है, ना कि हाई प्रेशर के साथ, तो रिलैक्स पोजीशन पे रहता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। अब फोर्थ वाला देखो बेटा, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम किसकी बात करी जा रही है? ठीक है, राइट एट्रियम हैज थिक मस्कुलर वॉल। अब यहां पर देखना बेटा, राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है बेटा? लंग्स के अंदर जाता है, बाहर बॉडी से, या कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है तो ये लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, अब ये लंग्स के अंदर जाएगा तो हाई प्रेशर के साथ जाएगा कि लो प्रेशर के साथ? अब आपको पता है बेटा कि एट्रियम कभी भी हाई प्रेशर के साथ डील नहीं करता, ये क्या करेगा? लो प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर भेजेगा। अब लो प्रेशर है तो बेटा क्या इसको मोटी कह सकते हो मस्कुलर वॉल, वॉल जो है थिक की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी बेटा जाहिर सी बात है कि इसका क्या है कि जो इसके अंदर ब्लड है उसका जो प्रेशर है वो कैसा है? लो है, तो इसको थिक मस्कुलर वॉल की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और ना तो देखो ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है, याद करना वेंट्रिकल जो होते हैं यही सिर्फ ब्लड को क्या करते हैं बेटा? हाई प्रेशर के साथ पंप करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो करेक्ट वाले कौन से हो गए बेटा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। अब इनमें से हार्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो लेफ्ट साइड मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल, देखो अब यहीं पे गलत हो गया बेटा, कहां से? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये स्टेटमेंट गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से नहीं, कहां से आता है? लंग से आता है बेटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? गलत। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ो बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, करेक्ट है इतना। अब वेंट्रिकल है तो पंप भी करेगा, जाहिर सी बात है। मैंने क्या बोला कि वेंट्रिकल बेसिकली हाई प्रेशर के साथ ब्लड को क्या करते हैं? पंप करते हैं। ठीक है, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो ये भी करेक्ट है बेटा कि लेफ्ट साइड से बॉडी पार्ट्स तक हमारा ब्लड जाता है विद ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। वाइल राइट वेंट्रिकल, अब देखो जरा बेटा यहां पर बोला राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, अब यहां से देखो जरा बेटा कि जो राइट वेंट्रिकल है बेसिकली वो क्या करता है बेटा? ब्लड को पंप करता है, वो भी कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के। अब ये बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंचाता, ये कहां पहुंचाता है? लंग्स तक पहुंचाता है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। थर्ड वाला देखो बेटा, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो यहां पर बात करी जा रही है लेफ्ट एट्रियम की, ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, करेक्ट है। एट्रियम है, आगे देखते हैं बेटा, टू द राइट वेंट्रिकल। क्या बेटा ये लेफ्ट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल को ब्लड भेजता है? अब बेटा राइट वेंट्रिकल को भेजता है विच सेंड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, नहीं बेटा। अब राइट वेंट्रिकल बॉडी पार्ट्स को नहीं भेजता, कहां भेजता है? लंग्स में भेजता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट एट्रियम रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें क्या बोला है बेटा? जरा देखो कि राइट एट्रियम की बात करी जा रही है, सीधे हाथ वाला। ठीक है, तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है। राइट
डीऑक्सीजनेटेड, आर डी पढ़ा है ना, राइट, डीऑक्सीजनेटेड। और एट्रियम है तो बेटा जाहिर सी बात है कहां पे मिलेगा उसको, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी ने बेटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन थी उसको ले लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। अब वही ब्लड कहां पहुंचेगा बेटा, राइट एट्रियम में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल, अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, लेफ्ट साइड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंट्रिकल है पंप भी कर रहा है, करेक्ट है बेटा, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कहां तक पहुंचाता है बेटा ये, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर दो स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी वाला, सेकंड एंड फोर्थ, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्लांट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसमें से बोला जा रहा है बेटा कि प्लांट जो है ह्यूमन बींग्स के या अदर एनिमल्स के कंपैरिजन में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताओ बेटा कौन सा प्लांट के लिए नहीं है। तो अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर जो सेकंड पॉइंट है ना बेटा, दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के पास बेटा कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जैसे कि हमारे पास किडनी है बेटा, उनके पास ऐसा स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं है जो बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस को सेलेक्ट करके या चूज करके उनको बाहर निकाल सके, ठीक है। अब प्लांट क्या करता है बेटा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको एज अ गम की तरह क्या कर लेता है, रेजेंस की तरह, गम की तरह स्टोर कर लेता है, ठीक है, सिलेक्टिवली बाहर नहीं निकाल पाता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, in a person the tubule part of the nephron is not functioning at all, what will it affects the urine on urine formation, ठीक है। अब इसमें बोला है बेटा कि यहाँ पर ट्यूबुल पार्ट जो है वो क्या है, फंक्शन सही से नहीं कर रहा। अब देखो नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूबुल पार्ट होता है उसका फंक्शन होता क्या है। अब नेफ्रॉन के बारे में मैं जानते हैं बेटा कि किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी नेफ्रॉन बेसिकली ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करने में काम करता है, ठीक है। अब उसमें से जो ट्यूबुल वाला पार्ट है उसका मेन फंक्शन होता है बेटा रीएब्जॉर्प्शन का। किसका होता है, रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्ब क्या क्या चीजें करते हैं, जब ब्लड हमारा फिल्टर होता है तो उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हमारे फिल्टर होते हैं तो उसके साथ साथ बेटा कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज, ठीक है, और हमारे क्या होते हैं बेटा कुछ एसिड्स होते हैं हमारे, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली फिल्टर हो जाते हैं, उन्हीं को रीएब्जॉर्ब करने का काम होता है। और मेन इनके साथ साथ बेटा वाटर को भी रीएब्जॉर्ब करता है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब ट्यूबुल वाला पार्ट फंक्शन सही से नहीं करेगा, क्या वो रीएब्जॉर्प्शन सही से करेगा, नहीं करेगा। और रीएब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है बेटा ना तो वाटर का रीएब्जॉर्ब हुआ, ना ही अदर जो यूजफुल सब्सटेंस थे उनका रीएब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। इसका मतलब कि जो हार्मफुल सब्सटेंस के दौरान जो हमारे फिल्टर हो गया उसके साथ साथ वाटर भी है, तो वाटर होगा तो बेटा वहां पर यूरिन क्या हो जाएगा, मोर डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है बेटा यूरिन का नेचर एसिडिक होता है और एसिड के अंदर अगर हम पानी मिला दें तो वो कैसा हो जाता है बेटा, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर यूरिन का जो नेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, मोर डाइल्यूटेड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए बेटा, थॉमस प्लेड क्रिकेट ऑन अ हॉट समर आफ्टरनून। एक थॉमस नाम का बेटा एक क्रिकेट प्लेयर है जो कि बहुत ज्यादा गर्मियों के मौसम में क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। हिज यूरिन आउटपुट वाज मच लेस, और वो क्या देख रहा है बेटा कि उसका जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। थॉट ही ड्रैंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इसके बावजूद कि वो पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, ठीक है, खेल रहा है बेटा गर्मियों के मौसम में और पानी भी बहुत ज्यादा पी रहा है, लेकिन फिर भी उसका यूरिन आउटपुट क्या है, बहुत ही कम है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉज, तो उसका पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है। अब जरा देखो बेटा, गर्मियों का मौसम है, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आप खेल भी रहे हो बेटा तो आपके स्वेट ग्लैंड्स उस वक्त क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और पसीने के रूप में आपकी बॉडी से जो वाटर होगा उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा देखो आपके स्वेट ग्लैंड एक्टिव है, यानी ये जो क्रिकेटर खेल रहा है इसके स्वेट ग्लैंड क्या होंगे, एक्टिव होंगे, और उसके दौरान जो पानी होगा वो उस पसीने के रूप में बाहर जा रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा पसीने के रूप में बाहर तो जा रहा है, लेकिन अब यहां पर किडनी भी अपना फंक्शन करेगी। अब किडनी क्या करेगी बेटा, फिल्ट्रेशन के दौरान ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी, ताकि बेटा क्रिकेटर को पानी सफिशिएंट अमाउंट में मिलता रहे, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे। तो यहाँ पर दो चीजें बेटा वर्क कर रही हैं, एक किडनी जो कि रीअब्सॉर्ब कर रही है वाटर को, और दूसरा बेटा यहाँ पर स्वेट ग्लैंड क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जरा देखो बेटा, पी देखो, पी स्टेटमेंट करा है बेटा, किडनीज रीअब्सॉर्ब अ लॉट्स ऑफ वाटर। करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल किडनी अपना काम करेगी बेटा और वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगी। स्वेट ग्लैंड्स आर एक्टिव, बिल्कुल होंगे। किडनीज एब्सॉर्ब लेस वाटर, लेस तो करेगी नहीं, ज्यादा ही करेगी। स्वेट ग्लैंड्स आर इनएक्टिव, नहीं, एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, पी और क्यू। तो पी और क्यू यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट देखिए बेटा, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। अब किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है यानी जो ब्लड को फिल्टर करती है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ब्राउनियन बोमेंस कैप्सूल इन द ह्यूमन किडनी। अब बोमेंस कैप्सूल का बेटा प्राइमरी फंक्शन होता है क्या है? अब जरा देखो बेटा, अगर मैं बात करूं किडनी के अंदर जो बेसिक उसकी फंक्शनल यूनिट है वो हमारी नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के अंदर बेटा दो मेन चीजें हैं जो ब्लड को फिल्टर करती हैं, ठीक है? वो क्या है? आपका बोमेंस कैप्सूल और उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है बेटा ग्लोमेरुलस, ठीक है? ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। अब फिल्टर करने के दौरान जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे उसको तो वो कैच कर लेगा, ठीक है? लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेस को भेजेगा कहां पर? हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करने के बाद वो कहां भेजेगा बेटा? इसको भेजेगा बोमेंस कैप्सूल को, ठीक है? तो बोमेंस कैप्सूल बेसिकली उनको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो ब्लड के अंदर से जो भी फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद उन सबको कलेक्ट करने का काम किसका होगा बेटा? बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल से हमारा कनेक्ट होता है बेटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या करेगा? आगे ले जाएगा उस फिल्ट्रेट को, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, कलेक्शन ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट। नेक्स्ट देखो बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट किडनी फंक्शन विच सब्सटेंस वुड यू एक्सपेक्ट नॉट बी फाउंड इन द हेल्दी यूरिन। अब यहां पर बोला जा रहा है बेटा कि अगर हम हेल्दी किडनी का क्या करें? टेस्ट करें, तो हेल्दी किडनी के दौरान यहां पर जो यूरिन होगा उसमें आपको क्या नहीं मिलना चाहिए? बेसिकली आपको क्या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? अब जरा देखो बेटा, अब अगर किडनी हेल्दी है, अगर किडनी हेल्दी है तो जाहिर सी बात है बेटा वो प्रॉपर फंक्शन करेगी। प्रॉपर फंक्शन कर रही है मतलब उसका रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है? अब रीएब्जॉर्प्शन किन चीजों का? जो आपके लिए यूजफुल सब्सटेंसेस है जैसे कि ग्लूकोज हो गया सबसे मेन, और आपके बेटा कुछ एसिड्स हो गए और अमीनो एसिड जैसे, और कुछ आपके बेटा सॉल्ट्स और वाटर, उनका रीअब्जॉर्प्शन अगर अच्छे से हो रहा है तो वो यूरिन जो आपका यूरिन है उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, और उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है इसका मतलब आपकी किडनी क्या कर रही है बेटा? अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है? तो जरा देखो बेटा, यहां पर यूरिन में क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए? यूरिया हमारा क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस है, ये बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? वाटर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्ट्स ये भी, ठीक है? लेकिन मेन इन सब में से क्या हो सकता है बेटा? हमारा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब कि जो आपकी किडनी है वो अच्छे से फंक्शन कर रही है बेटा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, कंसीडरिंग द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन व्हाट वुड लाइकली हैपन इफ अ पर्सन ब्लड फ्लो टू द किडनी डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। अब बोला है बेटा कि अगर हम नेफ्रॉन की बात करें, नेफ्रॉन के फंक्शन की, तो अगर किडनी तक ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाए तो किस चीज पे असर पड़ेगा? तो जरा देखो बेटा, किडनी का मेन काम क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, और जब किडनी तक बेटा ब्लड ही कम पहुंचेगा तो बेटा फिल्ट्रेशन भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ब्लड फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेस। जब किडनी के पास ब्लड ही कम पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है फिल्टर भी क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ टाइगर, ठीक है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है बेटा कि जो आपकी डियर है और टाइगर है, ठीक है? डियर की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है लेकिन टाइगर की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, उसका रीजन क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अब जरा देखो बेटा, यहां पर अगर मैं डियर की बात करूं तो डियर क्या है बेटा? यहां पर हर्बीवोर है, जाहिर सी बात है। अब हर्बीवोर कौन से होते हैं बेटा? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। और अगर टाइगर की बात करूं तो ये हमारा क्या है बेटा? कार्निवोर। कार्निवोर जो बेटा मीट बेस्ड डाइट खाते हैं, ठीक है? अब हमें पता है कि जो डियर है वो प्लांट जब खाएगा, प्लांट बेस्ड डाइट खाएगा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सेल्यूलोज प्रेजेंट होगा, जिसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए समय ज्यादा चाहिए, और समय ज्यादा चाहिए तो उसके लिए उतनी ही ज्यादा आपकी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन होनी चाहिए। तो हर्बीवोर्स के अंदर कार्निवोर्स के कंपैरिजन में इसीलिए बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है क्योंकि वो प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और उस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए समय भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, ठीक है? तो ये उसका रीजन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन देखना बेटा, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मोड पे डिपेंड नहीं करेगा, कैसे भी खाओ, बिल्कुल नहीं। टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, अब ये इस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा वो किस तरह का आप खाना खा रहे हो, ठीक है? तो जैसे कि हमने बोला ये ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और ये ऐसा खाते हैं बेटा जिनके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ फूड पर डिपेंड करेगा उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी या बड़ी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, इन द गिवन डायग्राम ऑफ क्लोज्ड स्टोमेटा 1 2 3 4, आपको देखो बेटा एक डायग्राम दे रखा है, उसमें 1 2 3 4 चार नंबर इंडिकेट करे गए हैं। अब बोला रेस्पेक्टिवली यार वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये हमारा पूरा एक, अगर स्टोमेटा की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ये है उसका न्यूक्लियस, यानी एक नंबर हमारा क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है? तो अब जरा देखो बेटा, पहला नंबर रेस्पेक्टिवली पूछा लाइन से, तो न्यूक्लियस दोनों में, इन दोनों में नहीं है, तो ये हमारे स्टेटमेंट गलत, ठीक है? ऑप्शन सी गायब। दूसरा क्या है बेटा हमारा? देखो ये जो छोटे छोटे ये प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो सेकंड नंबर पे हमारा क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट।
तो देखो सेकंड नंबर पे क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट दोनों में है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखो बेटा, थर्ड नंबर पे ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे वैक्यूल। तो थर्ड वाला सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। और लास्ट वाला ये है हमारा गार्ड सेल्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा ऑप्शन बी, ठीक है। तो पहला वाला हमारा न्यूक्लियस, दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा वैक्यूल है और चौथा हमारा क्या है बेटा गार्ड सेल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बेटा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हाट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट। अब जरा देखो बेटा, अब इसमें बोला है कि अब यहां पर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट के अंदर दोबारा से वापस से बैक फ्लो ऑफ ब्लड को कौन रोकता है। तो जाहिर सी बात है बेटा, देखो हमारे हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और वाल्व प्रेजेंट ही इसलिए होते हैं बेटा कि एक बार जो ब्लड हार्ट के अंदर चला गया तो वापस से उसी बैकवर्ड ना, उसी डायरेक्शन में बैक फ्लो ना करे। तो उससे रोकता है कौन, हमारे वाल्व रोकते हैं बेटा। तो वाल्व इन द हार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा वाल्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो बेटा, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ टू डिफरेंट एनिमल्स अ फिश एंड अ ह्यूमन बीइंग्स एज शोन। अब यहां पर देखो बेटा दो डायग्राम दे रखे हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के। ये फिश का है जिसको हम गिल्स बोलते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। आर सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। अब इनमें से बेटा एक ऐसी आपको कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है जो दोनों के लिए सेम, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, इसको आप समझने की कोशिश करना कि एल्वियोली का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, मॉइस्चर होता है, मॉइस्चरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम बेटा गिल्स का होता है। तो यानी दोनों के लिए जो कंडीशन होगी रेस्पिरेशन को या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने के लिए सबसे ज्यादा वो क्या रहेगी कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है, सरफेस है, वो कैसा रहेगा, मॉइस्चरी रहेगा। कैसा रहेगा, मॉइस्चरी। तो यहां पर देखो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, both are placed internally in the blood of body of the animal, both have thin and moist surface। देखो जरा, both have thin and moist surface for gaseous exchange। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। दोनों का एक तो सरफेस बेटा मॉइस्चरी होता है और दूसरा उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, थिन होगी। नेक्स्ट देखो, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस। अब बोला बेटा ब्लड के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी। अब जरा देखो बेटा, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अब जरा समझो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, और सांस लेने में दिक्कत होगी तो बेटा जाहिर सी बात है आप सांस जल्दी जल्दी लोगे, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है तो आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी इसका मतलब ऑक्सीजन कम हो गई, और ऑक्सीजन कम होगी तो आपकी ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से आपकी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑल्सो इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा सी वाला, क्योंकि आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी उस समय पर। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट करेक्ट। अब पूछा है बेटा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जरा पढ़ना बेटा, द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल्स डिफर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट। तो अभी हमने देखा था बेटा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है एनिमल्स के अंदर वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह का भोजन कंज्यूम करते हैं, किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे हार्बीवोर्स में प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी, और कार्निवोर्स में क्या होता है बेटा कि अगर वो प्लांट बेस्ड डाइट नहीं खाते, सेल्यूलोज की प्रेजेंस नहीं है, तो वहां पर उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे छोटी होती है। और रही बात ओमनीवोर्स की, वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। हमसे पूछे लेकिन जो करेक्ट नहीं है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। तो बिल्कुल सही बात है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हेल्प करता है डाइजेशन में वो कौन करता है, एक तो लीवर करता है और दूसरा क्या करता है बेटा, पेनक्रियास, ठीक है। ये पेनक्रियाटिक जूस के साथ, ये बाइल जूस के साथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है वैसे तो, बट इसको देख लेते हैं। द विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनएब्सॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एब्सॉर्ब वाटर की बात करी जा रही है। अब वाटर को एब्सॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं किया जाता, वो कहाँ किया जाता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और विली जो है वो हमारी किस में काम करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और वो भी बेटा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती है, ठीक है, ना कि वाटर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बोला ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा जोरदार एक्सरसाइज के बाद
उसके दौरान मसल्स रेस्पायर एन एरोबिकली फॉर अ शॉर्ट टाइम विच इमीडिएट इफेक्ट इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो इसमें बोला है बेटा कि जब आप बहुत ज्यादा जोरदार एक्सरसाइज करते हो तो आपके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब एन एरोबिक क्यों होती है, क्योंकि जिस टाइम पर आपकी बॉडी बेटा एक्सरसाइज कर रही होती है उस टाइम पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए उस समय पर, लेकिन वहां पर कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो आपकी एरोबिकली होनी चाहिए वो कैसे होती है, अब अनएरोबिकली होती है। ठीक है, तो उसके क्या स्टेट वो देखने को मिलेंगे, अफेक्ट डिक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन। देखो सबसे पहला तो बेटा यही है कि अब जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होगी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होगी तो वहां पर ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वहां पर कंप्लीटली तरीके से या ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो एटीपी क्या है बेटा, एनर्जी की फॉर्म है जो कि बेसिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी अगर एनएरोबिकली रेस्पिरेशन होता है तो ये स्टेटमेंट अभी करेक्ट है। आगे देखो बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखो बेटा यहां पर लैक्टिक एसिड की भी फॉर्मेशन होगी। अब जरा देखो बेटा, मेन आंसर, वैसे तो आंसर ये भी है, करेक्ट है, लेकिन यहां पर हम मेन आंसर क्या लगाएंगे, लैक्टिक एसिड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बेटा, क्योंकि यहां पर मसल्स की बात करी जा रही है, तो जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो वहां पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है। ठीक है, याद रखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है तो लैक्टिक एसिड बॉडी को फॉर्म करती है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, लैक्टिक एसिड की वजह से आपको पेन महसूस होगा। ठीक है, कभी आपने देखा है ना, जब आप बहुत ज्यादा रनिंग कर लेते हो या एक्सरसाइज कर ले हो तो बॉडी एकदम से टूटती है ना, दर्द करती है, वो किसकी वजह से होती है बेटा, लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर बनने लगेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अ प्लांट केप्ट इन कंटिन्यूअस डार्कनेस शोज विल्टिंग इवन व्हेन वाटर्ड रेगुलरली, द मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन इज। अब इसमें बोला है बेटा, एक प्लांट है जो कि कंटिन्यूअस किस में रख दिया, डार्कनेस, यानी सनलाइट की एब्सेंस में रख दिया, अंधेरे में रख दिया। ठीक है, हम उसको लगातार पानी दे रहे हैं फिर भी वो क्या हो जाएगा बेटा, विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब मुरझा जाएगा। ठीक है, आप उसको पानी दे रहे हो लगातार लेकिन सनलाइट नहीं दे रहे, बिल्कुल डार्कनेस में रख दिया तो वो कुछ समय बाद मुरझा जाएगा। उसका रीजन क्या है, तो देखो बेटा सबसे पहली चीज कि प्लांट को क्या चाहिए बेटा, सनलाइट चाहिए। आप उसको कितना भी पानी देते रहो, पानी है उसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, लेकिन सनलाइट नहीं है। अब सनलाइट नहीं है बेटा तो उस पानी का कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही उस पानी का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और वही जाकर टूटती है आगे और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो अगर सनलाइट नहीं होगी बेटा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं है इसका मतलब प्लांट के लिए फूड भी नहीं, और फूड नहीं है बेटा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो मुरझा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, एब्सेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं, लैक ऑफ क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस, नो फूड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं है तो फूड भी नहीं, और फूड नहीं है तो सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, विच कॉम्बिनेशन करेक्टली मैचेस द साइट एंड द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। अब इसमें बोला है बेटा कि कौन साइट और कौन सा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है कंप्लीटली मैच कर रहा है। तो देखो जरा बेटा, स्टमक स्टार्च डाइजेशन। अब देखो स्टार्च का डाइजेशन बेसिकली बेटा हमारा कहाँ होता है, बकल कैविटी के अंदर, यानी माउथ के अंदर होता है। ठीक है, स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं वहां पर किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो स्टार्च के अंदर जो बेटा हमारे एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, और ये माउथ के अंदर होता है ना कि स्टमक के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, माउथ के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता बेटा, स्टमक के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये करेक्ट ऑप्शन है बेटा। एक बार देख लेते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन फैट डाइजेशन, ये भी गलत। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेटा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इमल्सिफिकेशन को सॉरी फैट को इमल्सिफाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमंस डेफिशिएंसी ऑफ विच कंपोनेंट विल डायरेक्टली रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बोला है बेटा कि अगर ह्यूमंस के अंदर किस चीज की कमी हो जाए कि सीधा बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करता है बेटा, पूरे शरीर के अंदर सेल्स तक कौन पहुंचाता है, वो होता है बेटा हमारा ब्लड। क्योंकि हमें पता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ही एक मेन ऐसा टिश्यू है जो कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन को लेकर जाता है सभी सेल्स। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, मेन ब्लड के अंदर मेन होते हैं बेटा हमारे आरबीसी। क्या होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बेटा हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो अगर आरबीसी कम हो जाएंगे तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और आरबीसी कम हो गए तो बेटा ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या कौन सा हो जाएगा बेटा, हीमोग्लोबिन। आरबीसी कम तो हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी।
नेक्स्ट देखिए बेटा, अ स्टूडेंट ब्लॉक्स द स्टोमेटा ऑफ अ लीफ यूजिंग ग्रीस विच पजेस इज अफेक्टेड फास्ट। ठीक है, बोला है बेटा एक स्टूडेंट है, उसने लीव्स के ऊपर क्या लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। अब ग्रीस के दौरान उसके स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा किस पे अफेक्ट पड़ेगा ये आपसे पूछा। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले जो आपका इफेक्ट पड़ेगा ना बेटा, वो आपके ट्रांसपिरेशन पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन पे, क्योंकि स्टोमेटा का मेन काम बेटा क्या है, ट्रांसपिरेशन करना, यानी वाटर वेपर को वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकालना। तो जब ग्रीस लगा दोगे तो स्टोमेटा क्लोज हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ट्रांसपिरेशन वहां पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि देखो बेटा फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा कहीं ना कहीं, प्लांट के अंदर चल रहा होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा सेल्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वो भी चल रहा होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अभी चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं खाना भी बन रहा होगा अंदर जितना एनर्जी है उसके दौरान। लेकिन जो आपका रुकेगा वो सीधा क्या रुकेगा बेटा, ट्रांसपिरेशन रुकेगा सीधा। एकमात्र सबसे पहले इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ट्रांसपिरेशन पे, फिर धीरे धीरे बाकी जो ये चीजें वो भी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। अब इसमें बोला है बेटा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करता है कि आर्टरीज जो है थिक इलास्टिक वॉल्स कैरी करती हैं। ठीक है, अब देखो बेटा आर्टरीज का मेन काम क्या है, जरा समझना बेटा। अब इसकी अगर थिक इलास्टिक वॉल है तो इसका मतलब आर्टरीज क्या करेंगी, हाई ब्लड प्रेशर को कैरी करेंगी। अब हाई ब्लड प्रेशर को कैरी करना, जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा है तो उसको पूरी बॉडी में फ्लो करने के दौरान बेटा कहीं ना कहीं से बस्ट नहीं हो जाए, कोई भी एक कैपिलरी या वीन या फिर आर्टरी बस्ट ना हो जाए, इसीलिए उसकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं बेटा। ठीक है, यानी वो हाई प्रेशर ब्लड से क्या करती हैं, डील करती हैं। तो यहां पर देखो बेटा, टू अलाउ स्लो ब्लड फ्लो, स्लो ब्लड फ्लो होगा ही नहीं बेटा। टू विदस्टैंड हाई प्रेशर, किसके साथ बेटा, हाई प्रेशर के साथ डील करती हैं आर्टरीज जो हैं, हाई ब्लड प्रेशर को क्या करेंगी, डील करेंगी, जिस वजह से उसकी वॉल क्या होगी, मोटी होगी बेटा, थिक होगी। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एम्फिसीमा विल हैव डिफिकल्टी मेनली इन। अब देखो बेटा एम्फिसीमा कौन सी प्रॉब्लम होती है, इंसानों को जब सांस लेने में दिक्कत होती है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं एम्फिसीमा। ठीक है, अब ये कब होगी बेटा सांस लेने में दिक्कत, जब एक्सचेंज ऑफ गैस प्रॉपरली नहीं होगा, यानी एल्वियोली का फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है बेटा, कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना। जब इस चीज में दिक्कत आएगी तो इसका मतलब इंसान को सांस लेने में क्या होगी बेटा, दिक्कत होगी। ठीक है, वहां पर एल्वियोली जो आपकी है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही होगी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑप्शन सी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहां पर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मेनली अकर्स ड्यू टू। अब प्लांट के अंदर बेटा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो किसके जरिए होता है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एक तो रूट्स करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं बेटा कि ऑस्मोसिस है, नहीं है। अब यहां पर देखो बेटा दूसरा होता है हमारा जाइलम के थ्रू। ठीक है, अब जाइलम के थ्रू वाटर्स और मिनरल्स को ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भेजा जाता है। ठीक है, अब वो कब होता है बेटा, अब जाइलम जो है आपके डेड टिश्यू से मिलकर बने, इसका मतलब अपने आप तो काम करेंगे नहीं। इसका मतलब बेटा जब ट्रांसपिरेशन, जो लीव्स के दौरान ट्रांसपिरेशन होता है तो वहां पर एक ट्रांसपिरेशनल पुल जो है, एक सक्शन पुल जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की ओर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ट्रांसपिरेशन पुल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाई इज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द ह्यूमन हार्ट थिकर देन द राइट। अब इसमें बोला है बेटा कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी इस साइड वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला जो चैम्बर होता है वो आपका थिकर क्यों होता है। तो अब जरा देखो बेटा, वेंट्रिकल का काम मैंने क्या बताया था कि वेंट्रिकल का काम है ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप करना। अब ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप करेगा और उसको पूरी बॉडी में भी सर्कुलेट करना है। ठीक है, अब पूरी बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक उस ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पहुंचाना है। तो इसीलिए बेटा इसकी जो वॉल्स होंगी, या कह सकते हो इसका जो पूरा चैम्बर होगा ये कैसा होगा, थिकर होगा बेटा। कैसा होगा, थिकर। तो देखो जरा बेटा आंसर क्या हो जाएगा, इट पंप ब्लड टू लंग्स। लंग्स तक तो पहुंचाता ही नहीं है, कहां तक पहुंचाएगा, पूरी होल बॉडी तक, ऑर्गन्स तक। इट पंप्स ब्लड टू होल बॉडी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा असर्शन रीजन स्टार्ट होंगे। ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए स्क्रीन पर। स्टार्ट करते हैं बेटा असर्शन रीजन। देखिए असर्शन पढ़िएगा बेटा पहले 43। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच आर रिच इन ब्लड। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं बेटा। और विली का काम क्या होता है, बेसिकली विली का काम है बेटा एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाना, यानी ऐसा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब ज्यादा करे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, करेक्ट है।
रीजन सुनो, दीज विली हैज अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, यहां पर क्या बोल रहा है कि विली जो है किसमें मदद कर रही है बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड में। अब डाइजेशन ऑफ फूड में मदद नहीं करती विली, विली का सिर्फ काम क्या है बेटा कि न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कराना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ब्लड ज्यादा होता है। अब ब्लड ज्यादा है, विली के अंदर भी ब्लड ज्यादा है, तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वहां पर क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अमीबा टेक्स फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। अब देखो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बेटा कि जब अमीबा अपने फूड को ग्रैब करता है तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से करता है, या हैंड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हो, इसको हम बोलते हैं बेटा स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखना बेटा, इन ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सरफेस। लेकिन इसमें बोला है बेटा कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब फूड को इनटेक करते हैं किससे, सरफेस से। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीटली सही नहीं है। अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम के पास भी एक स्पेशल ऑर्गन होता है जहां से वो फूड को इनटेक करता है, जिसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, ओरल ग्रूव। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 45, असर्शन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ईस्ट हैज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट एज एन एसिड। अब बोला है बेटा कि ईस्ट के अंदर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें से एक प्रोडक्ट हमारा बेटा एसिड भी होता है। तो देखो जरा बेटा, ईस्ट के अंदर जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वहां पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है बेटा एक तो इथेनॉल, इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ एनर्जी। इसका मतलब बेटा वहां पर कहीं भी एसिड नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और जब बेटा आपका असर्शन गलत हो जाए तो रीजन को ऑटोमेटिकली सही कर देना, रीजन सही होगा ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी वाला। चाहो तो पढ़ के देख लो, ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब हमें पता है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम है या ना के बराबर है, तो वहां पर ग्लूकोज कंप्लीटली तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होगा। कंप्लीटली तरीके से ब्रेकडाउन नहीं होगा तो वहां पर एनर्जी भी आपको मैक्सिमम अमाउंट में नहीं मिलती। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा 46, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा कि हमारे प्लांट के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल सब्सटेंस क्या है, नाइट्रोजन। अब वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, तो वो किसकी फॉर्म में करते हैं बेटा, नाइट्रेट्स की फॉर्म में करते हैं और नाइट्राइट्स, या फिर वो कह सकते हो अमोनिया की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट रीजन पढ़ो बेटा, द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट। अगर मैं बात करूं बेटा सॉइल की, तो सॉइल के अंदर बेटा कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है और कई सारे एसिड अदर मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब प्लांट के लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे में किसी को अगर मतलब पाना है तो वो क्या है बेटा, सॉइल है। सॉइल उसके पास ही रहती है, जाहिर सी बात है, तो मिनरल सबसे ज्यादा इजीली तरीके से कहां से ले पाएगा, सॉइल से। तो नाइट्रोजन को भी और फॉस्फोरस को भी और अदर जो आपके मिनरल्स होते हैं उनको सॉइल की हेल्प से वो क्या करती है, लेती है, प्लांट जो है लेते हैं और अपना आगे सर्वाइवल पॉसिबल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट। ठीक है, लेकिन रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, बी वाला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए 47, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेटा, वो डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक के अंदर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, रीजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अब देखो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर, जो कि एसिडिक नेचर किसको एक्टिव करता है बेटा, पेप्सिनोजन को। अब पेप्सिनोजन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट। अब बिल्कुल करेक्ट है, तो रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए बेटा assertion the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial organism। अब देखो बेटा, अब aquatic organism कौन से होते हैं बेटा, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। अगर मैं दोनों में कंपेयर करूं बेटा, पानी के अंदर और टेरेस्ट्रियल यानी जमीन वाले इलाके के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कहां पर ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है जमीन वाले इलाके में, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व तो होती है लेकिन जमीन के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, इसका मतलब कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है कम मिलेगी, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे उनको ऑक्सीजन की क्वांटिटी बिल्कुल सफिशिएंट वे में मिलेगी। और जहां पे हमें पता है बेटा, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहां पर ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट इसलिए बढ़ जाती है
है, क्योंकि वहां पर उनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। अब रीजन पढ़ो, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी हाई। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व होती है। अब यहाँ पर गलत है बेटा, ठीक है, वेरी हाई अमाउंट में नहीं होती, बहुत लो अमाउंट में होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, द एल्वियोली इन द ह्यूमन लंग्स प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एल्वियोली का फंक्शन हम जानते हैं बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है, यानी ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा क्या होता है, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, रीजन देखो बेटा, अ लार्ज सरफेस एरिया हेल्प्स इन द एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड। अब जरा देखो बेटा, जो लार्ज सरफेस एरिया वो किसमें मदद करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब जरा देखो बेटा, ऑक्सीजन को डिफ्यूज कराएगा ब्लड के अंदर, अच्छे से मिक्स कराएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा देगा, रिमूव करा देगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट है। और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 50 वाला, द मेन पल्मोनरी आर्टरी पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स। अब देखो बेटा, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की बात करी जा रही है और उसके साथ साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ठीक है, और वो भी कौन सा वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब पता है ना, राइट साइड किससे डील करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, लेकिन यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑप्शन से यहीं से गलत। अब ये स्टेटमेंट गलत असर्शन, तो रीजन ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट देखिए बेटा, इफ बोथ किडनी फेल यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव्ड बाय डायलिसिस। अब देखो डायलिसिस को समझना, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें आपकी दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं, तो बाहर एक्सटर्नली आर्टिफिशियल किडनी जो बनाई जाती है उससे आपकी बॉडी का ब्लड जो है फिल्टर किया जाता है। ठीक है, और यूरिया क्या है बेटा, यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस कह सकते हो, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूज नहीं है। तो जब ब्लड फिल्टर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर से फिल्टर होने के बाद क्या निकलता है बेटा, यूरिया निकलता है। ठीक है, यानी आउटसाइड द बॉडी निकलता है टॉक्सिक सब्सटेंस। अब क्या बेटा, ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दोनों किडनी फेल हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बेटा, आप ब्लड को कैसे फिल्टर करोगे, डायलिसिस से करोगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। रीजन देखना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज टॉक्सिक। अगर बेटा ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया कलेक्ट हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा बेटा, आपको हार्म करने लगेगा, या कह सकते हो इंटरनल बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे उसको कुछ ना कुछ डैमेज करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, करेक्ट है। इसीलिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, हमें डायलिसिस की। ठीक है, तो ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 52 देखिए बेटा, असर्शन देखिए, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस बाय जाइलम। अब देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का मतलब है कि फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, यानी प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स हैं हर एक सेल्स तक फूड को पहुंचाने का काम क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ठीक है, अब उसको कौन करता है, अब यहाँ पर देखो फूड की बात करी जा रही है, अब फूड की बात करी जाएगी तो फूड को ट्रांसलोकेट सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम करता है, ना कि जाइलम। ठीक है, जाइलम का काम सिर्फ किससे डील करना होता है बेटा, वाटर से और मिनरल से, लेकिन यहाँ पर फूड की बात करी जा रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। और ये स्टेटमेंट गलत, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, सही। तो ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, असर्शन, birds have their left and right side of the heart separated from more efficient supply of oxygen to the body। अब देखो बेटा, मैं अगर बर्ड्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो उनका जो हार्ट होता है ना बेटा, दो पार्ट्स में सेपरेट होता है, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक तो हाइट पर उड़ना होता है। अब हाइट पर उड़ना है तो बेटा उसकी बॉडी को फंक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, और बॉडी को फंक्शन ज्यादा करने का मतलब क्या है कि उसको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। अब एनर्जी ज्यादा चाहिए मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो उसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनका जो हार्ट होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो, यानी एफिशिएंट वे में काम कर सके, और उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी वो क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, या उसको कंट्रोल कर सके बेटा, मेंटेन कर सके। ठीक है, तो यहां पर देखो, बर्ड हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड फॉर मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब रीजन देखना बेटा, बर्ड्स नीड्स हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है उनको, मेंटेन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जरा पढ़िए। टू ग्रीन प्लांट्स आर केप्ट सेपरेटली इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर। ठीक है,
तो ग्रीन प्लांट्स है बेटा, उसको हमने कहां पर रख दिया, ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में, ठीक है। यानी ऐसे दो कंटेनर ले लिए, दो प्लांट्स उसके अंदर रख दिए और वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। आगे बोला है वन इन द डार्क एंड अदर इन सनलाइट। अब एक जो है बेटा डार्कनेस में यानी एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रखा है और एक रखा है बेटा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर। अब कुछ समय बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो उन्होंने ये देखा बेटा कि जो डार्कनेस में यानी बेटा एब्सेंस ऑफ सनलाइट में जो प्लांट रखा था वो ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाया। गिव रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। अब उसकी बेटा रीजन क्या हो सकता है, तो रीजन आपको पता है बेटा कि प्लांट को सर्वाइव करने के लिए जाहिर सी बात है बेटा फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका खाना बन पाएगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो खाना नहीं है, और खाना नहीं है बेटा तो उसका सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं होगा। और जो प्लांट बेटा डार्क रूम में रखा था यानी कह सकते हो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में रखा था, उसका फोटोसिंथेसिस प्रॉपर या कह सकते हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए मेन क्या है, सनलाइट, और सनलाइट नहीं है बेटा तो आगे की प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो डार्क रूम में रखा था उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, और फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो उसका खाना नहीं बना, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एक समय बाद मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स। अब आपको बेटा ये कुछ आपको एंजाइम्स दे रखे हैं, इनके आपको क्या बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखो बेटा पहला है सेलिवरी अमाइलेज। अब सेलिवरी अमाइलेज का काम क्या होता है बेटा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये बकल कैविटी यानी माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, सेलेवरी ग्लैंड इसको एक्टिव रिलीज करते हैं बेटा, और ये शुगर को या फिर कह सकते हो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा पेप्सिन। और पेप्सिन का काम क्या होगा बेटा, पेप्सिन को एक नाम से और जानते हैं पेप्सिनोजन। जब हमारा HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन एक्टिव होता है और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, किसको डाइजेस्ट करेगा बेटा, प्रोटीन को, ठीक है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का काम क्या है बेटा, ये ट्रिप्सिन भी, अब सुनो ट्रिप्सिन भी क्या करता है बेटा, ये भी प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और साथ के साथ इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड में। क्लियर है। अब जरा देखो बेटा, अब ट्रिप्सिन जो होता है बेटा वो हमारा कहां पर होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पेप्सिन होता है हमारा स्टमक के अंदर, ठीक है। लिपेज, लिपेज का काम क्या होगा बेटा, फैटी एसिड को फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना, या फिर सिंपल वे में बोले तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, यानी फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो सेलेवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और लिपेज जो है बेटा फैट को डाइजेस्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनके भी आपको फंक्शन बताने हैं बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है बेटा, उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, एसिडिक नेचर है, तो ये किसको एक्टिव करेगा, पेप्सिनोजन को, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपने जो खाना खाया उसके अंदर कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज आए होंगे, उन बैक्टीरियाज को किल करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उन बैक्टीरियाज को किल करेगा, और साथ के साथ पेप्सिनोजन को एक्टिव करेगा, और पेप्सिनोजन को जैसे ही एक्टिव कर देगा पेप्सिनोजन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आगे है बेटा विली, आगे विली, विली का काम क्या है बेटा, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड यानी डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से क्या निकलेंगे बेटा, न्यूट्रिएंट्स। एनल स्पिंक्टर, अब एनल स्पिंक्टर का काम क्या है बेटा, कंट्रोल द रिलीज ऑफ फीसिस, फीसिस मतलब जो बॉडी का जो वेस्ट होता है उसको हम फीसिस बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। लिपेज का मतलब, लिपेज का भी हमने पढ़ा, लिपेज क्या करेगा बेटा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग वन डिफरेंस बिटवीन देम। अब जरा देखो बेटा, पेप्सिन और ट्रिप्सिन अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों ही बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और दोनों ही बेटा प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस डिफरेंस को समझना बेटा कि सबसे पहला डिफरेंस, मैं आपको दो डिफरेंस बता देता हूं, उसमें पूछा क्वेश्चन में एक ही है। सबसे पहली चीज, पेप्सिन जो है बेटा वो हमारा स्टमक के अंदर वर्क करता है, जिसको एक्टिव करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो ट्रिप्सिन होता है बेटा वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है, और इसको कौन सीक्रेट करता है बेटा, हमारा पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस होगा बेटा, पेप्सिन जब HCl के प्रेजेंस में वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में वर्क कर रहा है, ठीक है। और ट्रिप्सिन जो है बेटा वो किसके साथ, जो बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस के साथ बाइल जूस भी सीक्रेट होता है, तो वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो ये एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और ये बेसिक मीडियम, ठीक है। तो प्रोटीन जो डाइजेशन होगा बेटा प्रोटीन का, वो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में होगा। एसिडिक मीडियम में पेप्सिन करेगा और बेसिक मीडियम में ट्रिप्सिन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। व्हाई। अब इसमें बोला है बेटा कि अगर किसी पेशेंट का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाए
तो उसको बेटा ऑयली फूड कम खाने के लिए रिकमेंड क्यों किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज गॉल ब्लैडर का फंक्शन समझो बेटा। अब गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन है बेटा बाइल जूस को कह सकते हो स्टोर करना। ठीक है, जो हमारा लीवर जो बेटा बाइल लीवर जो है बाइल जूस को जब सीक्रेट करेगा तो उसको स्टोर कौन करेगा बेटा? गॉल ब्लैडर करेगा। अब मान लो बेटा गॉल ब्लैडर नहीं है, ठीक है, अब गॉल ब्लैडर नहीं है तो बाइल जूस को सीक्रेट नहीं करेगा, यानी बेटा बेसिक नेचर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कम जाएगा। ठीक है, अब बेसिक नेचर कम जाएगा तो हम ये कह सकते हैं बेटा वहां पर लिपेज का एक्टिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अब लिपेज का मेन काम क्या है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का, यानी फैट को डाइजेस्ट करना। और जब लिपेज का बेटा एक्टिवनेस ही कम हो जाएगी तो वहां पर फैट का डाइजेशन भी क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि वहां पर ऑयली यानी फैटी जो खाना है उसको ना। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जस्टिफाई। अब देखो बाइल जूस के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। ऐसा क्यों? तो सबसे पहली चीज कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट पहले क्या पड़ता है बेटा? हमारा स्टमक। अब स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट होता है, यानी खाना जो हमने खाया वो कहां से निकल के आया बेटा? HCl के अंदर से। अब HCl के अंदर से निकल के आया तो उस खाने का नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। अगर वही खाना एसिडिक नेचर के साथ आगे जाएगा तो आगे के ऑर्गन्स को वो क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो उसी एसिडिक नेचर को ये क्या करता है बेटा? बेसिक नेचर में कन्वर्ट करता है। तो बाइल जूस का मेन काम क्या होगा बेटा? कि जो फूड आगे जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एसिडिक नेचर के साथ, उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देना, या फिर कह सकते हो एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर देना। और एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर दोगे तो बेटा वहां पर जो आगे के ऑर्गन्स है वो डैमेज नहीं होंगे एसिड की वजह से। क्लियर है? ये मेन काम होता है बेटा हमारा बाइल जूस का। नेक्स्ट देखिए बेटा, लिस्ट द स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय द प्लांट्स। व्हाट स्पेशल फीचर इज फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। ठीक है, अब आपको कुछ स्टेप्स लिख रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के, यानी ग्लूकोज को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, अब देखो बेटा स्टेप्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब जो सिंथेसिस यानी ग्लूकोज को बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्लांट के अंदर? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब एक किसके जरिए होता है बेटा? सनलाइट के अंदर। अब इसके क्या स्टेप्स होंगे? अब देखो सबसे पहली चीज, जैसे ही सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ेगी तो लीव्स में क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हो जाएगी बेटा? एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिवेट होगी तो वहां से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, और उसके साथ साथ बेटा एब्जॉर्ब के साथ साथ वही सनलाइट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? हमारी केमिकल एनर्जी में। ठीक है, देखो तो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। और कुछ सनलाइट कंप्लीट नहीं कन्वर्ट होगी, कुछ सनलाइट कन्वर्ट होगी लेकिन कुछ हमारी रह जाएगी। और जो कुछ रह जाएगी उसका काम क्या होगा बेटा? वाटर का ब्रेक डाउन करना। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट करना बेटा? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटोलिसिस, यानी वाटर का सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, इसी को हम क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेंगे और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट। और वही कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है? प्लांट का फूड होता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे बेटा हमारे फोटोसिंथेसिस के दौरान। आगे बोला बेटा, व्हाट स्पेशल फीचर इन फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट रिलेटेड टू द प्रोसेस। ठीक है, अब डेजर्ट प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है स्पेशल फीचर? अब देखो सबसे पहली चीज, अब डेजर्ट प्लांट की बात करूं बेटा तो डेजर्ट प्लांट जो, जैसे कि अगर हम कैक्टस का एग्जांपल ले लें तो कैक्टस क्या करेगा कि रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके स्टोर कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही दिन का समय आएगा सनलाइट आएगी उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लियर है? तो ये कुछ स्पेशल फीचर था हमारा बेटा किसका? डेजर्ट प्लांट का। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज एंड व्हाई। अब देखो बेटा जब आप बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सरसाइज करते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी को ज्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी के पास सफिशिएंट वे में ऑक्सीजन है नहीं, और आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो बॉडी को बेटा मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है उतनी ऑक्सीजन देने के लिए, तो वहां पर ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। तभी देखा है ना एक्सरसाइज करते करते आप तेज तेज सांस लेते हो, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, और इसी वजह से होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी और वहां पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन भी होगी, और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो बॉडी के अंदर पेन वगैरह भी आपको महसूस होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। अब ट्रैकिया का फंक्शन क्या है? अब देखो ट्रैकिया का फंक्शन इतना है बेटा कि जब आप इनहेल करोगे, ठीक है, इनहेल करोगे तो ट्रैकिया जो है बेसिकली बेटा आपके दोनों लंग्स में क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, यानी एयर जो आपने इनहेल करी वो कहां तक पहुंचाना? लंग्स के अंदर पहुंचाना, और क्लीन एयर को पहुंचाना और विदाउट कोलैप्स करे। ठीक है, उसको काम होता है हमारा किसका? ट्रैकिया का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स?
इवन व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट। अब बोला है बेटा कि ट्रैकिया की जो लेयर है या वॉल्स है वो कोलैप्स क्यों नहीं करती, जब उसके अंदर हवा कम होती है तो भी वो कोलैप्स क्यों नहीं करती। देखो जरा बेटा, ट्रैकिया के ऊपर हमारे कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उस ट्रैकिया के स्ट्रक्चर को बिगड़ने से रोकते हैं, या फिर कह सकते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर उसके अंदर एयर कम हो तो वो कभी भी कोलैप्स ना करे, अपने स्ट्रक्चर से बिल्कुल भी डगमगाए ना। ठीक है, तो वो उसका रीजन क्या है बेटा, सी शेप्ड कार्टिलेज, जिसको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, राइट टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन ईच केस। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे पूछा है दो डिफरेंट वेज बताओ जिसमें क्या होगा बेटा, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है बेटा दो तरीके से होती है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला केस हटा देना, तो दो ही केस बचे बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रहा हमारा और लैक ऑफ ऑक्सीजन ये है हमारा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट में टूट के बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा, वाटर को फॉर्म करेगा और साथ के साथ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना बेटा रिलीज, वो मैक्सिमम अमाउंट में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है और ऑक्सीजन ज्यादा तो ग्लूकोज ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज। ठीक है, अब लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है तो ग्लूकोज कम ब्रेक डाउन होगा, यानी कंप्लीट तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा। कंप्लीट तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होगा इसका मतलब एनर्जी भी मैक्सिमम अमाउंट में नहीं निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, लैक्टिक एसिड की और साथ के साथ एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, photosynthesis takes place in the leaves and the food prepared by its reaches other parts of the plant. Name the process involved and why. ठीक है, अब इसमें बोला है बेटा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उसके दौरान जो फूड बनता है, अब फूड का जो बेटा एक सेल से दूसरे सेल तक या पूरा कह सकते हो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका बेटा क्या नाम होता है, प्रोसेस का ट्रांसलोकेशन, जो कि कौन करता है बेटा, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, फूड के अंदर जो भी खाना बना फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना, हर एक सेल तक पहुंचाना, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, आगे बोला है बेटा नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन। अब इसके अंदर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो जरा देखो बेटा, फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स प्लांट थ्रू फ्लोएम। किसके जरिए जाता है बेटा, फ्लोएम के जरिए। दिस मूवमेंट ऑफ फूड अकर्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, अब फ्लोएम का फंक्शन हमें पता है बेटा कि फ्लोएम जो है हमारे लिविंग टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कि अपवर्ड और डायरेक्शन दोनों वे में क्या करता है, काम करता है। यानी फूड को ऊपर भी ले जा सकता है और फूड को नीचे भी ला सकता है। ठीक है, टू सप्लाई एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट, ताकि बेटा सारे के सारे प्लांट्स तक एनर्जी बराबर मात्रा में पहुंच सके। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयरएज वेन्स हैव वाल्व्स। अब इसमें बोला है बेटा कि आर्टरीज जो है थिक वॉल क्यों, आर्टरीज की वॉल थिक क्यों होती है और वाल्व्स की वेन्स के अंदर वाल्व क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, आर्टरी हमें पता है, अब आर्टरी जो है वो बेटा किससे डील करती है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ। किससे डील करती है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ। ठीक है, अब अगर आर्टरीज की बेटा वॉल अगर थिक नहीं होगी तो हाई ब्लड प्रेशर के साथ क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। अब बस्ट होने से बचाने के लिए ही आर्टरीज की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, अगर हम बात करें वीन्स की, अब वीन्स के अंदर जो ब्लड होता है बेटा वो लो प्रेशर के साथ होता है, और जब ब्लड लो प्रेशर के साथ होगा तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो बैकवर्ड फ्लो कर जाए। ठीक है, अब उसी बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हार्ट के अंदर भी होते हैं और विंग्स के अंदर भी होते हैं, ताकि जो लो प्रेशर ब्लड है वो वापस से बैकवर्ड फ्लो ना कर सके। तो ये रीजन होता है बेटा आर्टरीज का मोटा होने का, उसकी वॉल का, और विंग्स का थिन होने का। आइडेंटिफाई द पार्ट्स फ्रॉम द गिवन डायग्राम विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें बोला है बेटा, इस डायग्राम को देखो, अगर ये साफ ना दिखाई दे रहा हो तो मैं इंडिकेट कर देता हूं। ये आपका डी है, ये सी है, ये एफ है, ये बी है, ये ए है और ये डी है। अब इसमें बोला है बेटा, ये आपको कुछ एबीसीडी करके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इसमें इंडिकेट करो कि कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करेगा और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको क्या याद रखना है, लॉर्ड। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड के साथ, ठीक है, और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड के साथ। ठीक है, तो अब जरा देखो बेटा, लेफ्ट साइड
अब लेफ्ट साइड पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, एक तो डी आ रहा है, एक एफ आ रहा है और एक बी आ रहा है। अब सी में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये जो है ये किससे कनेक्ट है बेटा, हमारी राइट साइड से कनेक्ट है। तो लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट आ रहे हैं डी एफ बी, तो लेफ्ट साइड किससे डील करेगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी डी कॉमा एफ एंड बी ये किससे डील करेंगे बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, अब जरा देखो बेटा राइट साइड में कौन कौन से पॉइंट बचे, एक तो ई बचा, एक सी बचा और एक ए बचा। तो ई सी एंड ए ये किससे डील करेंगे बेटा, आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेम द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी। Why nephron is called a basic filtration unit of kidney? Write the role of tubular part of nephron in urine formation. अब बोला है बेटा कि वो आपकी कौन सी ब्लड वेसल है जो किडनी तक ब्लड को ले जाती है, तो उसका नाम क्या है बेटा, रीनल आर्टरी। क्या कहलाती है, रीनल आर्टरी। आगे बोला है Why nephron is called a basic filtration unit of kidney? नेफ्रॉन को बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्यों कहते हैं किडनी की, तो हमें पता है बेटा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वही ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। और उसमें भी जो मेन पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस और उसके आसपास जो बेटा बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है ब्लड को क्या करता है, फिल्टर। राइट द रोल ऑफ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन फॉर्मुलेशन के दौरान जो आपका ट्यूबुलर पार्ट है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो ट्यूबुलर पार्ट का मेन फंक्शन आपको पता है बेटा रीएब्सॉर्प्शन का है। तो जो भी आपके यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो चुके हैं उसको दोबारा से बॉडी के अंदर सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, रीएब्सॉर्ब किया जाता है। तो वो फंक्शन किसका होता है बेटा, हमारा ट्यूबुलर पार्ट का। और जब यूरिन की फॉर्मेशन होगी तो उसके दौरान जो बेटा यूजफुल सब्सटेंस आपके फिल्टर हुए होंगे उन सभी को दोबारा से रीएब्सॉर्ब करना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। अब यूरिन को बनाने का मेन पर्पस क्या है, अब देखो बेटा यूरिन क्या है, एक तरीके से बॉडी का वेस्ट बाहर निकल रहा है ना, तो अब वेस्ट बाहर निकल रहा है तो वेस्ट की तो जरूरत नहीं है बॉडी को। इसका मतलब कि बॉडी के लिए जो सब्सटेंसेस यूजफुल नहीं है, जो टॉक्सिक है, जो हमें पता है कि अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो कुछ समय बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम बाहर निकालते हैं, इसीलिए यूरिन की फॉर्मेशन जरूरी होती है। ठीक है, अब नेम द ऑर्गन दैट स्टोर्स एंड रिलीज द यूरिन। अब स्टोर कौन करता है बेटा यूरिन को स्टोर करता है यूरिनरी ब्लैडर। कौन करेगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर। और उसको बेटा रिलीज कौन करेगा, उसको रिलीज करता है यूरेथ्रा। कौन करेगा, यूरेथ्रा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के आते हैं, जरा देखिए। नेम वन नाइट्रोजन वेस्ट प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन के अंदर बेटा एक आपको ऐसा नाइट्रोजन वेस्ट का नाम बताना है जो कि आपका हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है या वेस्ट मटेरियल हो सकता है, तो वो हमारा क्या होता है बेटा, यूरिया होता है। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट हमारा क्या होगा, यूरिया होगा। व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। अब किडनी की बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या कहलाती है बेटा, नेफ्रॉन, जो भी हमने बात करी, जो ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। अब इसमें बोला है बेटा कि यूरिन जब प्रोड्यूस होगा तो उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, तो जरा देखो बेटा, द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज रेगुलेटेड बाय रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, किसके जरिए किया जाता है बेटा, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर के द्वारा। और इसको करता कौन है बेटा, किडनी करती है। किडनी क्या करेगी, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करेगी। इसी तरीके से हम अमाउंट ऑफ यूरिन को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अब यहां पर देखो बेटा, सर्कुलेशन हमें पता है कि हार्ट के अंदर से ब्लड का फ्लो। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल के अंदर, यानी एक कार्डियक साइकिल के अंदर बेटा क्या हो रहा है, कंप्लीट साइकिल के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात करी जा रही है किसकी, डबल सर्कुलेशन की। इसका मतलब हार्ट के अंदर से बेटा जो ब्लड है वो कितनी बार पास हुआ होगा, 2 बार। तो जब एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हार्ट के अंदर से 2 बार ब्लड पास हो जाए उसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे बेटा, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो बेटा, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, अब इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड इतने मतलब यूजफुल क्यों है ये पूछा गया है। तो हमें पता है बेटा कि अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दोनों जो है बेटा डिफरेंट ब्लड के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। जैसे कि लेफ्ट वाला किसके साथ करता है बेटा, लेफ्ट वाला किसके साथ करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, और राइट वाला किसके साथ करता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। तो दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो जाए, इस वजह से बेटा हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड दोनों यूजफुल होते हैं। अब मैमल्स में या फिर बर्ड्स में क्या होता है बेटा, उनको अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अब उसी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उनका जो हार्ट होता है ना बेटा, 2 पार्ट्स में क्या होता है, सेपरेट डिवाइड होता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड। क्लियर है, यही आपसे पूछा गया था कि बर्ड्स और
मैमल में उसका क्या इफेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल गिव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईच। अब आपको 3 तरह की ब्लड वेसल बतानी है। सबसे पहली आर्टरी। आर्टरी का काम क्या है जरा देखो बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करती है, डील करती है, और ये क्या ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, ठीक है, और हाई प्रेशर के साथ ले जाएंगे, इसीलिए इनका जो वॉल होगी वो भी क्या होगी, थिक होगी। दूसरा क्या होता है बेटा, वीन्स। वीन्स क्या करेंगी, कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। अब ये हार्ट के अंदर ब्लड को ले जाती है, ठीक है, देखो ये हार्ट से बाहर ले जा रही है, ये हार्ट के अंदर, तो आर्टरी हार्ट के बाहर, वीन्स हार्ट के अंदर, ठीक है। अब आर्टरी जो है बेटा हाई ब्लड प्रेशर को ले जाती है, वीन जो है लो ब्लड प्रेशर को ले जाएंगे, ठीक है, लो प्रेशर ब्लड को ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या होता है बेटा, कैपिलरीज का काम होता है एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का, ठीक है। दूसरी चीज आर्टरीज और वीन्स। आर्टरीज और वीन्स दोनों को क्या करती है, ये ज्वाइंट करती है, यानी इन दोनों को कंबाइन करने का, ज्वाइंट करने का काम भी किसका होता है, कैपिलरीज का होता है। किसका होता है बेटा, कैपिलरी, ठीक है। अब कैपिलरी की वॉल जो है बहुत ही ज्यादा थिन होती है, बहुत ही ज्यादा, जिससे बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, पॉसिबल होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, हाउ वाटर एंटर कंटिन्यूअसली इनटू द रूट जाइलम। अब जरा देखो बेटा, वाटर जो है रूट जाइलम के अंदर किस तरीके से मतलब वाटर पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज समझना, रूट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक प्लांट के अंदर, मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूं कि ये प्लांट की रूट्स हैं बेटा, ठीक है, और इसके बाद जो है आपका प्लांट ऐसे बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, अगर मैं इस डायग्राम में बताऊं आपको, तो यहाँ पर मान लो वाटर प्रेजेंट है। अब ये वाटर जो है रूट्स क्या करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगी, तो यहां से इस पॉइंट से बेटा हमारा जाइलम की ट्यूब जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन यहां तक भी तो पानी पहुंचना चाहिए ना बेटा, तो यहां तक पानी पहुंचता है रूट्स के जरिए, और वो भी कौन से प्रोसेस से बेटा, ऑस्मोसिस। किससे पहुंचेगा, ऑस्मोसिस से। और इसके बाद किससे पहुंचता है बेटा, इसके बाद इसके ऊपर जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल से। ट्रांसपिरेशनल पुल इससे पहुंचेगा बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल से। क्लियर। तो रूट्स बेटा यहां तक, स्टार्टिंग तक यहां तक पानी पहुंचाएंगे, किससे, ऑस्मोसिस से, और इसके बाद जो पानी ऊपर जाएगा बेटा वो किससे जाएगा, ट्रांसपिरेशनल पुल से, जो कि एक सक्शन पुल होता है, जो कब होता है, जब लीव्स पानी को बाहर निकालती हैं वाटर वेपर्स की फॉर्म में, यानी ट्रांसपिरेशन के दौरान। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑर्गेनिज्म हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। Why do they have 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब जरा देखो बेटा, इसमें पूछा है कि इनमें कि किस ऑर्गेनिज्म के हार्ट के अंदर 3 चैम्बर होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं बेटा, और यहाँ पर बेटा किस ऑर्गेनिज्म के 3 चैम्बर होते हैं ये पूछा है। तो बेटा आंसर क्या होगा बेटा, आपका होगा एम्फीबियंस, ठीक है। अब एम्फीबियन कौन होते हैं, जो जमीन पर भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी। अब ऐसे जो जीव होते हैं ना बेटा, जो जमीन पर और पानी पर दोनों इजीली तरीके से रह सकते हैं, तो वहां पर ऐसे जीवों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, समझो कि हमारी जितनी बराबर नहीं होती। और जब उनको बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, तो वहां पर 3 चैम्बर से भी उनका काम प्रॉपरली चल सकता है। तो कौन से एग्जांपल हो गए बेटा, एम्फीबियन, जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि मेंढक देखा होगा आपने, ठीक है, और कुछ हमारी छिपकली की प्रजाति भी होती है, ठीक है, रेप्टाइल जिनको बोलते हैं, मगरमच्छ हो गया, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फीबियंस कहलाते हैं, ठीक है। तो जरा देखो नेक्स्ट पूछा है, लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब लिम्फ के 2 फंक्शन पूछे हैं बेटा। अब लिम्फ क्या होता है, सबसे पहली चीज तो इसका कलर की बात करते हैं। लिम्फ बेसिकली बेटा कलरलेस या फिर पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, जो कि कब बनता है बेटा, जब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है ना, उसमें से आपके कुछ अमाउंट में प्रोटीन और कुछ अमाउंट में व्हाइट ब्लड सेल्स बाहर छलक जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है, ठीक है। और इसी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, या कह सकते हो इसी के अंदर जो हमारे इसी को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये किसके लिए यूजफुल होता है, अब देखो अभी मैंने क्या बोला कि कैपिलरीज में से एक तो प्रोटीन बाहर निकल रहा है, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल बाहर निकल रहे हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल बाहर निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, एक तरीके से सिक्योरिटी एजेंट का काम करेगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। एक तो बेटा ये एब्जॉर्ब्ड फैट को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, दूसरा ये डिफेंस सिस्टम को या फिर कह सकते हो इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन ब्रीदिंग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। अब इसमें पूछा बेटा कि ब्रीदिंग क्या होती है। देखो, अब हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर ली, और बाहर जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी। तो इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमारी क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है बेटा, ठीक है। अब आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बताना है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, जब आप सांस लेते हो तो उस वक्त क्या होता है बेटा, आपके लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज
इंक्रीज होता है सबसे पहली चीज, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपका डायफ्राम क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो जरा देखो इनहेलेशन के दौरान क्या होगा बेटा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन, डायफ्राम जो है आउटवर्ड यानी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा यानी फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। और जो रिब्स होंगी जैसे ही आप सांस अंदर लोगे तो ये जो रिब्स होंगी बेटा वो आउटसाइड क्या करेगी, बाहर की ओर निकलेंगी। क्यों निकलेंगी, क्योंकि लंग्स जो है अपना वॉल्यूम क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीजेस, वही पॉइंट आ गया बेटा, लंग्स का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा बेटा, इसी का जस्ट अपोजिट। अब इनहेल में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, एक्सहेलिंग में जब एयर बाहर निकल जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो डायफ्राम नीचे की ओर मूव किया था इनहेलिंग में, एक्सहेलिंग में ये कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, या कह सकते हो डोम शेप में वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बेटा रिब इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही थी, इसमें कहां हो जाएंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी अंदर की साइड, क्योंकि लंग्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा, एक बार इसको आप देखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टेट द रोल ऑफ एटीपी इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एटीपी का रोल क्या है। अब एटीपी क्या है बेटा, एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अब एनर्जी का रोल क्या होता है आपकी बॉडी को बेटा, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनकी मेंटेन में काम आता है, उनकी जो आपकी कह सकते हो उनके सर्वाइवल में काम आता है, ठीक है। तो मेन काम क्या होगा बेटा एटीपी का, कि बॉडी का जो सर्वाइवल होगा, सेल्स होगा, उसको जिंदा रखने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब गैसेस का एक्सचेंज जो है बेटा उसको एंश्योर कौन करता है, प्लांट्स के अंदर। तो आपको पता है गैसेस ऑफ एक्सचेंज जो है स्टोमेटा के जरिए होता है, जिसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। तो कौन करेगा बेटा, स्टोमेटा करेगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेट द कंडीशन इन विच डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन प्लांट डिपेंड्स अपॉन। अब देखो बेटा ये किस पर डिपेंड करेगी बेटा, ये डिपेंड करती है आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस पर। किस पर डिपेंड करेंगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैसेस। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन देयर फूड एक्सप्लेन। अब देखो आपसे कुछ अमीबा का बेटा न्यूट्रिशन भी पूछ सकता है, लेकिन यहां पर पूछा आपसे पैरामीशियम, ठीक है। दोनों का लगभग सेम है, बस थोड़ा ही बहुत मात्र क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो पैरामीशियम सबसे पहली चीज जब फूड को ऑब्टेन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वो किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बेटा, कि पहले फूड को कंप्लीटली होल तरीके से बॉडी के अंदर लिया जाएगा, तब जाकर उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, यानी तब जाकर उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो पैरामीशियम जो है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। अब कैसे करता है जरा समझो बेटा। अब उसके सरफेस पर बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है बेटा, फूड को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ग्रैब करना, ठीक है। अब जैसे ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे तो वो फूड कहां पर जाएगा बेटा, ओरल ग्रूव के अंदर। किसके अंदर जाएगा, ओरल ग्रूव के अंदर, ठीक है। अब ओरल ग्रूव के अंदर भी किसके अंदर बेटा, गुलेट, जिसको क्या बोलते हैं हम, गुलेट, ठीक है। अब एक तरीके से बेटा कह सकते हो खाना खाने के लिए उसका एक स्पेशल ऑर्गन है पैरामीशियम के अंदर। अब जैसे ही बेटा गुलेट के अंदर गया तो वहां पर क्या क्रिएट होगा बेटा, फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकडाउन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाएगा, उसे जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा, और लास्ट प्रोसेस में क्या होगा बेटा, कि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा, एनल पोर के अंदर बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये पूरा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीशियम जो है फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट वुड हैपन इफ ग्रीन प्लांट्स डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ, एक्सप्लेन। अगर बेटा अर्थ के ऊपर से ग्रीन प्लांट जो है डिसअपीयर हो जाए तो क्या होगा। तो आपको पता है बेटा ग्रीन प्लांट का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, और ग्रीन प्लांट के ऊपर ही सारे के सारे बेटा हमारे अदर जो एनिमल्स हैं जिनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो सब के सब क्या है, डिपेंड है, ठीक है। तो अगर बेटा मान लो ग्रीन प्लांट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, और फोटोसिंथेसिस नहीं है बेटा तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यानी पूरी की पूरी फूड साइकिल जो है वो क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, खाना नहीं है, तो कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। या कह सकते हो इसका लास्ट जो कंक्लूजन होगा बेटा, कि अर्थ के ऊपर से ही पूरे क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, लाइफ ही खत्म हो जाएगी। क्लियर है बेटा, तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखो, नेम द साइट वेयर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस एंड स्पेसिफाई व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी सीक्रेट द एंजाइम नेसेसरी फॉर द डाइजेशन। अब जरा देखो बेटा, अब इसमें पूछा कि कंप्लीटली डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट, किसका बेटा, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सबका कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है। तो हमें पता है बेटा कंप्लीट डाइजेशन के लिए साइट कौन सी होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके प्रोटीन, फैट्स और जितने भी आपके अदर इंग्रेडिएंट बचते हैं सबके सब आपके क्या होते हैं बेटा, डाइजेस्ट होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन।
अब यहाँ पर बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन मदद करता है, कौन से वो एंजाइम्स है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि दो ऑर्गन, जिसका एक का नाम है लीवर और दूसरे का नाम है पेनक्रियास, जो कि मदद करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की डाइजेशन में, ठीक है। पेनक्रियास का काम होगा पेनक्रियाटिक जूस का देने का, और जो लीवर का काम होगा वो देगा बेटा आपको बाइल जूस। तो ये दोनों बेटा जो है मदद करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की खाने को डाइजेस्ट करने, ठीक है। तो पैनक्रियाज और दूसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो भी होते हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स में जो आते हैं जरा देखो। नेम द प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द मेंशन प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली चीज नेम द प्रोसेस एक्सप्लेन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ग्रीन प्लांट। अब ग्रीन प्लांट के अंदर बेटा किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो जरा देखो बेटा जो प्रोसेस पाया जाएगा वो कौन सा होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन सा होगा बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ग्रीन प्लांट जिस प्रोसेस के जरिए अपना खाना बनाते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, हमारा फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आपसे पूछा है बेटा रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं जरा देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मेन, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। मेन आपसे पूछे जाए तो यही 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बेटा, या रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस को होने के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इसके लिए केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन समझना बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, वाटर प्रेजेंट है, रूट्स के जरिए ट्रांसपिरेशनल पुल के जरिए लीव्स तक क्या पहुंच गया, वाटर पहुंच गया, और लीव्स ने बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ही लिया, ठीक है। अब उसके पास अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है ही, सनलाइट उसको डे के टाइम पर मिल गई, तो ये सभी आपस में रिएक्ट कर क्या बना देंगे बेटा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेंगे और साथ के साथ ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए बेटा। जब भी आपसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछे इस रिएक्शन को आपको लिख के आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पूछा है सेकंड पार्ट में, राइट 3 इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब आपको 3 इवेंट बताने हैं, तो 3 इवेंट अभी हमने डिस्कस किए थे, पिछले में भी क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा कि सनलाइट पड़ेगी लीव्स के ऊपर, और लीव्स के ऊपर जैसी सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल एक्टिव हो जाएगा जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कुछ सनलाइट जो है बेटा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ सनलाइट जो है वाटर का क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोलिसिस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर उसी कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, या फिर कह सकते हो प्लांट का जो फूड होता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये आपके 3 क्या हो जाएंगे, मेन स्टेप्स हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल इट। अब देखो डायग्राम बोला है बेटा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, तो ये पूरा डायग्राम होने वाला है, प्रॉपर तरीके से लेबल करके आना एग्जाम के अंदर। डायग्राम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा। बायोलॉजी के अंदर अगर आपको कोई जीत दिला सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डायग्राम से, ठीक है। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी, ठीक है। अच्छा अगर मैं बात करूं बेटा इस एलिमेंट्री कैनाल की पूरी लेंथ के बारे में, तो लेंथ इसकी कितनी होती है, 7 से लेकर 9 मीटर, ठीक है। एमसीक्यू में कभी कभी आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखिए। आगे बोला गिव 2 रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेटा बोला है कि जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है, मेनली उधर ही क्यों होता है, ठीक है। तो जरा देखो बेटा सबसे पहला चीज रीजन क्या रहेगा कि उसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, विली प्रेजेंट होते हैं। और विली का काम क्या है बेटा, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स आपके डाइजेशन होने के बाद निकले हैं उसको लार्ज एरिया प्रोवाइड करना, ताकि इजीली क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। और ये कौन प्रोवाइड करता है बेटा, विली। और ये प्रेजेंट कहां होती है बेटा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या होगा बेटा, रिच ब्लड सप्लाई। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विली है इसके पास उसकी ब्लड की सप्लाई भी क्या होती है, ज्यादा। और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के साथ साथ वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे और हर एक सेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये 2 रीजन है बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादातर होता है। उसका मेन रीजन है बेटा विली, क्या है, विली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, why is there a difference between in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism, explain, ठीक है। अब आपको पूछा है बेटा, देखो फिर से वही आ गया, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल कौन से होते हैं बेटा, पानी में रहने वाला, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम तो रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में ऑक्सीजन इजीली वे में मिल जाती है, इसीलिए ब्रीदिंग रेट कम होती है। आगे बोला है बेटा ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम के अंदर और प्रॉपर लेवल करना है, क्लियर है बेटा। एक बार देख लो आप इसको। नेक्स्ट देखिए, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो ड्यूरिंग जर्नी ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू वेरियस ऑर्गन टू ह्यूमन बॉडी। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ज्यादातर हर बार आपसे पूछता ही है और इसको अलग अलग तरीके से पूछता है, ठीक है। तो देखो चाहे इस तरीके से पूछे चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से आंसर क्या है आपका सेम। अब क्या है बेटा जरा समझना। सबसे पहले जब आप इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन कहां पर आएगी बेटा, एयर के साथ लंग्स के अंदर, ठीक है। कहां पर आएगी, लंग्स के अंदर। अब वही जो बेटा लंग्स के अंदर प्रेजेंट है ब्लड, अब वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, मतलब वो कौन सा ब्लड हो गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा बेटा, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होकर कहां चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। याद रखना अभी यहां पर ब्लड का प्रेशर लो है, लो प्रेशर के साथ पल्मोनरी वेन के जरिए ये कहां पहुंच गया बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से ये कहां जाएगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का काम मैंने बताया था, वेंट्रिकल का काम है बेटा ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप कर देना। तो जैसे ही ये बेटा वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हाई प्रेशर के साथ क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। जैसे पंप करेंगे ये ब्लड जो है मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं आयोटा, हाई प्रेशर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड हाई प्रेशर ब्लड को कहां पहुंचा दिया जाएगा बेटा, बॉडी के अदर पार्ट्स तक, या कह सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स तक बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, यानी ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर पहुंच गया। अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स जो होंगे उनके अंदर जो सेल्स होंगे वो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब, और ब्लड के अंदर दोबारा से क्या कर देंगे बेटा, इंसर्ट कर देंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। और वही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उस ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर जाएगा बेटा, हमारा मेन वेन जिसको हम बोलते हैं वेना कावा। और ये कहां ले जाएगी बेटा, हमारी राइट एट्रियम में, ठीक है। और राइट एट्रियम के साथ साथ फिर दोबारा से किसमें चला जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का काम फिर से वही ब्लड को क्या करना, हाई प्रेशर के साथ पंप कर देना। लेकिन इस बार बेटा ये जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला आएगा, दोबारा से लंग्स के अंदर, और यहीं से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जर्नी का। लंग्स से बेटा कहां पर, लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद बेटा बॉडी के ऑर्गन्स तक, फिर दोबारा से राइट वेंट्रियम, फिर दोबारा से राइट वेंट्रिकल, और फिर दोबारा से बेटा कहां चला गया ब्लड, बाहर लंग्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन प्रोड्यूस इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो जरा देखो बेटा, सबसे पहले तो पूछा बेटा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन से हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या है बेटा, सबसे मेन है आपका किडनी, किडनी के भी अंदर क्या है, नेफ्रॉन आता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा क्या है बेटा, यूरेथ्रा। तो ये पूरा आपका चारों के चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। आगे पूछा डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटा यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखो बेटा, अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन सिंपल प्रोसेस है कि नेफ्रॉन के अंदर जो आपका बेटा ब्लड फिल्टर होगा, किडनी के अंदर जो ब्लड फिल्टर होगा उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे और बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के अंदर जो मेन यूनिट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर कैपिलरीज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा और जो भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे और वो आगे कहां पहुंचा देगा बेटा, ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। अब ट्यूब्स के अंदर क्या होगा बेटा, ट्यूबुलर के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होगा, यानी जो आपके फिल्ट्रेशन के दौरान यूजफुल सब्सटेंस फिल्टर हो गए थे उनको दोबारा से क्या किया जाएगा, रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। और लास्ट में बेटा जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगा, उसी को हम बोलते हैं यूरिन। इस तरीके से बेटा यूरिन की फॉर्मेशन होगी, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, बहुत इजी पढ़ेंगे आपको, जरा देखो बेटा, ठीक है। अगर आपने अभी तक पढ़ लिए सारे कॉन्सेप्ट अगर आ गए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर ही इनके आंसर बता सकते हो। जरा देखिए किस तरीके से। अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना बेटा, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन इन द माउथ। अब माउथ के अंदर बेटा वो कौन सा एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमें पता है बेटा कि सैलिवरी ग्लैंड किसको प्रोड्यूस करते हैं बेटा, सलाइवा को, इसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोलेंगे बेटा, सैलिवरी अमाइलेज, जो कि डाइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा माउथ के अंदर। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला है नेम द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक एंड स्टेट इट्स रोल। अब स्टमक के अंदर बेटा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका रोल क्या होता है बेटा, इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है एक तो बैक्टीरियाज को किल करता है, किल्स द बैक्टीरियाज, और किसको एक्टिव करता है बेटा, पेप्सिनोजन को, एंड एक्टिव पेप्सिनोजन।
थर्ड देखिए बेटा, थर्ड में बोला है व्हाई इज बाइल इंपॉर्टेंट फॉर फैट डाइजेशन थ्रू इट हैज नो एंजाइम। बाइल जूस के पास कोई भी बेटा एंजाइम्स नहीं है, फिर भी डाइजेशन में हेल्प क्यों करता है? क्यों करता है बेटा? बिकॉज इट प्रोवाइड्स एल्कलाइन नेचर टू द फूड। ये फूड को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? एल्कलाइन नेचर, ताकि आगे के ऑर्गन जो है वो एसिड की वजह से डैमेज ना हो। और लास्ट देखो बेटा डी वाले में, डी वाले में बोला है नेम द स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे एब्जॉर्प्शन के लिए, वो कौन होता है? वो हमें पता है बेटा, अभी हमने पढ़ा विली। कौन होता है बेटा? विली। तो आंसर क्या हो जाएगा? विली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेम द ब्लड वेसल्स। नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। अब इसमें बोला है बेटा उस ब्लड वेसल का नाम बताओ जो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? हार्ट तक ले जाती है। ठीक है, तो उसका हमें पता है बेटा पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। आर्टरीज की बेटा जो वॉल होती है वो थिक क्यों होती है और इलास्टिक क्यों होती है? क्योंकि बेटा ये किसके साथ डील करती हैं? बिकॉज इट because it deals with high pressure blood। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वीन्स। वीन्स के अंदर बेटा ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको उससे कौन प्रिवेंट करता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वाल्व्स। वीन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? वाल्व्स। क्योंकि वीन्स के अंदर क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से ब्लड का बैक फ्लो जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन बन जाती है बेटा, और उसी से बचाने के लिए हमारे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। ह्यूमंस के अंदर बेटा किस तरीके का सर्कुलेशन होता है? तो हमें पता है बेटा कि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट देखिए बेटा, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड। कौन सा प्रोसेस है बेटा कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं? तो किसके जरिए करते हैं बेटा? फोटो सिंथेसिस। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट। अब सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है बेटा? अब हमें पता है कि लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट देखो, नेम द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस जो है रिलीज होती है? तो हमें पता है बेटा कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। वाई डेजर्ट प्लांट्स ओपन स्टोमेटा एट नाइट। अब जरा देखो, इसमें बोला है बेटा कि डेजर्ट प्लांट जो है वो रात में अपने स्टोमेटा को ओपन क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा वो रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कह सकते हो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए बेटा, अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बाय एनगल्फिंग देम यूजिंग स्यूडोपोडिया। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। अब इसमें अमीबा की बात करी जा रही है बेटा। ठीक है, तो अमीबा के रिस्पेक्ट में सारी बात करेंगे। तो देखो, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन अमीबा। अमीबा के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होता है बेटा? ठीक है, अब देखो अमीबा जाहिर सी बात है बेटा अपने फूड को कंप्लीटली तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लेता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे बेटा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखिए, नेम द स्ट्रक्चर यूज टू कैप्चर फूड। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा जो फूड को कैप्चर करता है? अब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के जरिए अमीबा जो है अपने फूड को क्या करता है बेटा? एनगल्फ करता है। नेक्स्ट देखो, वेयर डज डाइजेशन टेक्स प्लेस। अब डाइजेशन कहां होती है बेटा इसके अंदर? फूड वैक्यूल के अंदर। इसके अंदर फूड फूड वैक्यूल के अंदर।
नेक्स्ट देखो, हाउ आर अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव्ड। अब इसमें जो बेटा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो किस तरीके से बाहर निकाला जाता है। अब ये बॉडी के किसी भी पार्ट से क्या कर देता है बेटा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा, वाई इज अमीबा कॉल्ड यूनिसेल्युलर। अमीबा को बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है। अब यूनि का मतलब क्या है बेटा, वन, और सेल का मतलब, सेल्युलर का मतलब सेल। अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेल्युलर। और अमीबा के अंदर भी बेटा कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक। ठीक है, बिकॉज इट हैज ओनली सिंगल सेल। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो बेटा यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने इस जर्नी को बिल्कुल एंजॉय किया होगा। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।